आज हम कॉस्मस के बारे में बात करेंगे कि कार्ल सेगर ने लिखा था। यह पुस्तक हमें ब्रह्मांड की अनंतता और समय की अनंतता को समझने में मदद करती है। समय समय पर बंदूके, जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने मार्स के मिशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जैसे मारेन, वाइकिंग और बाजार। कॉस्मस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हमें यवे की खोज और मानव सोच की गहराई की ओर ले जाती है। सेगर ने विज्ञान को इतना अव्यवस्थित कर दिया है कि आम आदमी अपनी अवधारणा को आसानी से समझ सकता है। उन्होंने बताया है कि उसने कैसे कहा है, विज्ञान एक स्वयं अभिनय प्रक्रिया है जो हमें कॉस्मस में न्यू डिस्कवरी और आइडिया सेगर के यूनिवर्स के माध्यम से समझने में मदद करती है। ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को वाइकिंग लैंडर मिशन और कॉस्मस टीवी सीरीज की अवधारणा के रूप में भी साझा किया है, जो दुनिया भर में 140 मिलियन लोगों तक पहुंच गया है। कॉस्मस सिर्फ एक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदाता नहीं है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बीच अपनी जगह को समझने और जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तक एक दरवाजा खुलती है जो हमें अपने ब्रह्मांड के इतिहास का पता लगाने और भविष्य की खोज करने की अनुमति देती है। चलो इस पुस्तक को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय कॉस्मिक ओशन सागन के स्रोत में से एक कहता है कि कॉस्मस वह सब कुछ है जो था और क्या होगा। हमारी छोटी सोच भी हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों की ओर ले जाती है। कार्ल सेगर ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि हमारे प्लेनेट का मतलब है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड में एक बहुत छोटा कंकड़ टुकड़ा खो गया है। ब्रह्मांड का आकार और उसकी उम्र मानव की समझ से बाहर है। फिर भी हमारे स्पीशीज क्यूरियस और काफी साहसी है। पिछले कुछ सालों में हम उन खोजों को जो ब्रह्मांड के बारे में हैं, बहुत आश्चर्यजनक और अनपेक्षित हैं। यह खोज हमें याद दिलाती है कि मनुष्य को सोचने के लिए बनाया जाता है और ज्ञान अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सेगर ने एम्फिसा का उपयोग किया है कि अन्वेषण में दोनों स्केप्टिसिज्म और इमेजरी की आवश्यकता है। कल्पना हमें उन दुनिया में ले जाती है जो कभी भी आक्रामक नहीं होते, लेकिन हम कल्पना के बिना कुछ नहीं कर सकते। कल्पना हमें तथ्यों और कल्पना में अंतर को समझने में मदद करती है। कॉस्मस के आयाम इतने बड़े हैं कि जैसे कि फैमिली यूनिट यानी मीटर या माइल्स का उपयोग करना मुश्किल है, ताकि हम प्रकाश की गति से दूरी को माप सके। प्रकाश काल में प्रकाश लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका अर्थ है जीवन के रूप में एक अनोखा स्थान, जैसा कि हम जानते हैं। शगन कहते हैं कि जीवन जंत यूनिवर्स में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें पता नहीं लगाया था। आकाशगंगा अंतरिक्ष है कि विभिन्न समूहों में बिखर रहे हैं के समुद्र तट में सी फ्रॉथ कहा जाता है। प्रत्येक आकाशगंगा में स्टार्स और प्रत्येक के बिलियन हैं। लगभग स्टार प्लेनेट हो सकता है। मिल्की वे की तरह हमारी आकाशगंगा में 400 अरब सितारे हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक यानी जानते हैं। सूर्य से का कहना है कि अगर हम यूनिवर्स में एक रिंडेल प्लेस हैं, तो एक निषिद्ध प्लेनेट प्राप्त करने का मौका बहुत कम है। अनियमित आकाशगंगा की तरह आकाशगंगा के स्थानीय समूह हमारे अपने आकाशगंगा से दूर है। स्टार्स और प्लेनेट मिल्की वे के सर्पिल आर्म्स में एक व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। स्टार सिस्टम अलग हैं। सूर्य जैसे कुछ एकल सितारे हैं और कुछ डबल या एकाधिक स्टार सिस्टम जैसे सुपरनोवा स्टार बहुत उज्जवल होते हैं, जबकि ब्लैक होल अदृश्य होते हैं। हर स्टार अपने अद्वितीय गुणों, जैसे ब्लू स्टार्स गर्म और युवा होते हैं, येलो स्टार्स मध्य एज और रेड स्टार्स एल्डरली हैं। सेगर ने बताया है कि हर स्टार सिस्टम अंतरिक्ष में एक द्वीप की तरह है, जहां इससे पता लगाना मुश्किल हो सकता है कहीं भी जीवन विकसित हो गया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं जानते थे। हमारी सौर प्रणाली ग्रह की तरह हत्या करती है, जिसमें वल्कन गतिविधियां और रेत तूफान शायद जीवन के सरल रूपों का समर्थन करते हैं। सूर्य एक शक्तिशाली सितारा है जो एक थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया से प्रकाश डालता है,
और इसके चारों ओर प्लेनेट को इस प्रकाश के साथ गर्म किया जाता है। सेकंड के अर्थ का कहना है कि यह एक ब्लू व्हाइट वर्ल्ड है जो उशान से घिरा हुआ है और जीवन से भरा है। यह प्लेनेट कॉस्मस में एक रियर जिम है जहां हमारे जीवन को ओरिएंट किया गया है और यह हमारा राशन है जो एक्सफोलिएट कॉस्मस, और यह हमारा गंतव्य भी है जिसका अर्थ हमारा घर है जहां हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और शायद एक दिन हमारे पास अपना खुद का है। लंबे स्वर की यात्रा कार्ल सेगर को जटिल करेगी। उन्होंने एरिस्टोथियस को भी बताया है जो अलेक्जेंड्रिया एरिटोसेन शहर में रहते थे, ने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपने समय बीटा के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि वह दुनिया में सब कुछ में दूसरी संख्या में है, लेकिन वास्तव में अरिस्टोफानस सब कुछ में अल्फा था। वह एक एस्ट्रोनॉम, हिस्टोरियन, जियोग्राफर, फिलोसोफर, पोएट, थिएटर क्रिटिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया की बड़ी पुस्तकालय के निदेशक के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने एक दिन के संकेत में एक पेप जूस बुक पढ़ा। 21 जून को समर सोलिस्टिय पर हस्ताक्षर में दोपहर में सीधे खड़े स्तंभों पर कोई छाया नहीं है, सूर्य उन पर सीधा है। एटोस्टी ने निरीक्षण किया कि अलेक्जेंड्रिया और संकेत के बीच एक बड़ा अंतर है। छाया में अलेक्जेंड्रिया में दोपहर पर बनाई गई हैं, जबकि संकेत में नहीं बनता है। इस अवलोकन ने उन्हें यह समझने में मदद की कि अर्थ गोल है। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नाप का अर्थ के सर्कमफरेंस कैलक्यूट से संकेत की दूरी की गणना की कि उन्होंने लगभग 40,000 किमी बताया। यह गणना उन्होंने केवल स्तंभों की आंखों और दिमागों का इस्तेमाल किया। यह 2200 साल पहले के लिए बहुत अद्भुत था। कार्ल सेगर ने अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय की भी सराहना की, जो उस समय सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान था। यहाँ सभी प्रकार के विद्वान मिले। लगभग आधे मिलियन संगीत, एस्ट्रोनॉमर, गणितज्ञों और दार्शनिक पुस्तकालय में। आइटोस्तास जैसे बड़े विचारकों ने इस पुस्तकालय में बहुत कुछ सीखा और दुनिया को एक नया परिप्रेक्ष्य दिया। रातोउतास की खोज के बाद लोग एक्सप्लोरेशन के गीद्रेयस से भी अधिक प्रभावित हुए। उनकी गणनाओं का भी पता लगाया गया, जैसे कि कोलंबस जो एक्सप्लोरर को प्रेरित करते थे। अमेरिकी खोजे गए कोलंबस ने एरिट्रोथोरस की गणना में हेरफेर करके अपनी रदस बनाई। कार्ल सागन कहते हैं, आंस्थित म्यूजिक और उम्र इतना है कि हमारी मानव चिंताओं को बहुत छोटा लग रहा है। दूसरा कहना है कि हमारी जिज्ञासा और बहादुरी हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स 15 से 20 बिलियन वर्ष का है, जो बिग बैंग से शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद से मैटर और एनर्जी का परिवर्तन आज तक चल रहा है। अलेक्जेंड्रिया अक्लिदायोस हीरोफिलस हायन के सगस कैललर पोस को अकरोमी ज्यामिति, भाषा, फिजियोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के संक्रमण को भी उजागर किया गया है। आज हम पहले असंभव था कि प्रौद्योगिकी की मदद से अंतरिक्ष में खोज रहे हैं। हम इसके ऊपर से पृथ्वी पर अपने गोल आकार और महाद्वीपों को देख सकते हैं, जिसके बाद पुराने चित्रकारों ने पहले से ही कार्ल सेगर की भविष्यवाणी की है कि हम अपने पिछवाड़े यानी अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं और शायद एक दिन हम अपने लंबे वेज के यात्रा अध्याय 1 की खोज करेंगे। फ्यूज इवोल्यूशन के सबसे पुराने दर्शन में से एक थियोलॉजिकल सोलोस्टिकिज्म के मिलेनियम के दौरान बंधन में था और अंधेरे में डाल दिया, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इस पुराने ढांचे में नया जीवन लिया। ये बंधन टूट गए और पुराने ग्रीस के रिवाइव थॉट ने साबित किया कि सार्वभौमिक क्रम को समझने का यह एक बेहतर तरीका है। सभी कार्बनेट जीव जो इस पृथ्वी पर कभी जीवित रहे हैं। इसी तरह इस दृष्टिकोण में जीवन की महिमा है कि जब यह ग्रह के निश्चित कानूनों के अनुसार पारस्परिक है, तो ग्रेविटी इतनी आश्चर्यजनक रूप से शुरुआत से ही है और आज हमारे प्लेनेट पर सभी लिविंग थिंग्स कार्बनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सेंट्रल रोल ऑफ कॉम्पैक्ट एटम एक समय था जब कोई जीवन नहीं था। अब हमारी दुनिया जीवन के साथ भरी हुई है। इससे पहले कि यह जीवन में आया,
हम कैसे संगीत को कॉम्पैक्ट पर भी पसंद करते हैं, जो शायद दूसरे सीजन के आसपास घूम रहा है। वहाँ भी जीवन है। यदि असाधारण जीवन मौजूद है तो वह है, और हमारे जैसे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स पर भी आधारित है। क्या उनकी आदतें हमारे जैसा दिखती हैं, या यह अनुकूलन के साथ बिल्कुल अलग है? आइवल कार्ल सागन का कॉस्मस है, जो जीवन की प्रकृति और अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज के बारे में सवाल उठाता है। दोनों एक ही सवाल के दो पहलू हैं। स्टार्स के बीच में अंधेरे क्षेत्र क्या हैं, जिनमें गैस, धूल और कार्बनिक पदार्थ के बादलों की उपस्थिति है। रेडियो दूरबीन वहां विभिन्न प्रकार के कार्बनिक मॉलिक्यूल्स पाया है। इन मॉलिक्यूलों का ओवरडोज हमें बताता है कि जीवन के सामान सभी जगह मौजूद हैं। शायद जीवन का मूल और विकास काफी समय दिया गया तो एक ब्रह्मांडीय अपरिहार्य है। आकाशगंगा में अरब का दूधिया रास्ता। कुछ ग्रह कभी जीवन में नहीं आएंगे, कुछ मर जाएंगे और फिर केवल सिंपल रूप विकसित होंगे, और कुछ छोटे भिन्न होंगे। दुनिया में खुफिया और सभ्यता अधिक उन्नत विकास हो सकता है। यह कहा जाता है कि पृथ्वी लाइफ मध्यम तापमान तरल जल ऑक्सीजन वायुमंडलीय के लिए बिल्कुल उपयुक्त टीसी कॉस और प्रभाव का भ्रम है। हम धरती हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल हैं, क्योंकि हम यहाँ बढ़ी हैं। जो जीवन के पहले रूप थे, जो अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं थे, वह मर गया। हम कार्बनिक पदार्थों को अच्छी तरह से करते हैं। ऑर्गेनिस्ट स्मशेस जो विभिन्न दुनिया में थे भी उनके पर्यावरण की सराहना करेंगे। कृत्रिम चयन का एक एजेंडा है कि कई भौतिक और द्विध्रुवीय ट्रे संयंत्र और जानवरों के पास कुछ किस्मों के लिए एक विरासत है, और उन लिसियों को हतोत्साहित करता है जो किस्मों के अवतार हैं। पफ एंजल्स म्यूजिक प्रजनन डिस्क प्रदर्शन कर रहे हैं। वे फिर से या मौजूदा हैं, लेकिन अगर ह्यूमस नई किस्मों का निर्माण कर सकते हैं तो प्रकृति भी की जा सकती है। नेचुरल सिलेक्शन का कहना है कि विकास के दौरान बहुत सारे स्ट्रिंग्स उभरे हैं जो विकास के समाप्त प्रयोग थे। स्पिश ने कैम्ब्रियन एक्सप्लोरेशन से पहले धीरे धीरे एक दूसरे का पीछा किया। इसका एक हिस्सा यह भी हो सकता है कि हमारी जानकारी उतनी ही अमीर नहीं थी जितना हम आज समझते हैं। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में निचले ऑर्गेनिस्ट कस्तूरी में कठिन भाग होते हैं और मुलायम प्राणियों के फुसाई रिकॉर्ड भी कम होते हैं, लेकिन एक हिस्सा यह भी है कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोरेशन से पहले नए रूप वास्तव में धीरे धीरे कोशिका संरचना और थे। बायोकेमिस्ट्री पेन स्टैकिंग इवोल्यूशन सीधे फैसिल रिकॉर्ड्स में परिलक्षित नहीं। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद नया अनुकूलन बहुत तेज गति से आना शुरू हो गया। पहली मछली और वेटब्रेट्स ऐसे पौधे आए जो पहले महासागरों में सीमित थे। उन्होंने भूमि को बुलाना शुरू कर दिया। पहले इंडक्ट्स को विकसित किया गया था और उनके डिसेंडेंट्स ने पियोनियर को जमीन पर जानवरों को कॉल करने में रोल बनाया था। वे इंडक्ट्स और बुडियन एक साथ आए थे कि दोनों देश और पानी, दोनों पेड़ों और सरीसृपों में स्लेविश हो सकता है। फूल आया और डायनासोर प्रारंभिक सेटास एनस बन गए, जो डॉल्फिन और वेल्स के आंसर हैं। उसी अवधि में प्राइमेट अर्थात मणिज, एब्स और ह्यूमन शामिल हैं। वे आइवल लेस देन 10 मिलियन ईयर्स अगो फेस्ट क्रीचर्स भी हैं जो क्रॉज रिच ह्यूमन बींग्स थे। वे एक विकसित और साथ ही मस्तिष्क के आकार में स्पेक्ट्रा भी थे, और फिर कुछ मिलियन साल पहले ट्रू ह्यूमन्स ऑर्गेनिक मोल के नोन सिक्के की अनिवार्यताएं हैं, लेकिन जीवन के लगभग 50 साल हैं। पैटर को बार बार रूढ़िवादी और सरल विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, और मॉलिकुलर हार्ट ऑफ लाइफ में प्रोटीन जो सेल केमिस्ट्री और न्यूक्लिक एसिड को नियंत्रित करते हैं, जो वंशानुगत उदाहरण लेते हैं। यह मॉलिक्यूल पौधों और जानवरों में आवश्यक पहचान है। इस तरह के एक ओक पेड़ और कार्ल सागन, यानी यदि आप कभी वापस जाते हैं तो हम सभी बीन सामान से बने होते हैं। हमारे कॉमन आंसर आपको दिखाता है कि लिविंग सेल 4 बिलियन वर्षों में एक आम सेल है। ह्यूमन डीएनए एक सीढ़ी है जो एक अरब नाभिक है। अधिकांश न्यूक्लियोटाइड वेरसेंस का संभावित समन्वय है। यह उन प्रोटीन को कोडित करता है
जो बदसूरत कार्य नहीं करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की सिर्फ बेहद सीमित संख्या अणुओं के लिए बदसूरत है, लेकिन लिबास के लिए फूलदान के बीज बहुत बड़े हैं। प्रोबेबली फार ग्रेटर देन यूनिवर्स एवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या उत्परिवर्तन और चयन के माध्यम से काम करती है। उत्परिवर्तन के दौरान एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज गलती हो सकती है, लेकिन यह बहुत अधिक है तो यह रेडियो गतिविधि या पराबैंगनी प्रकाश, कॉस्मिक क्रोध या पर्यावरणीय रसायनों के कारण भी हो सकता है, जो न्यूक्लियाइड को बदल सकता है या न्यूक्लिक एसिड के नॉब्स को टाई कर सकता है। यदि उत्परिवर्तन दर बहुत अधिक है तो हम 4 बिलियन वर्षों के विकास को बढ़ाते हैं। यदि यह बहुत कम है तो नई किस्मों को अमूल्य नहीं होगा। भविष्य के पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन और चयन के बीच एक पूर्ववर्ती संतुलन आवश्यक है। जिमा किति निदिमास शायद एक उत्परिवर्तन के कारण एक सेल विभाजन नहीं था और नए संस्करण सिर्फ यादृच्छिक उत्परिवर्तन से जारी किया गया था से पहले लगभग 2 अरब साल पहले पहली बहुसेल्यूलर जैविकी का आविष्कार किया गया था। 2 ऑर्गेनिस्ट्स सभी पैराग्राफ पृष्ठों और डीएनए कोड की किताबों को इवोल्यूशन के आविष्कार से बदलने में सक्षम थे। पत्र से पत्र ऑफ लेटर चेंज इन जेनेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो न्यू लाइफ फॉर्म्स रैपिडली इवोल्यूशनरी ओस्ट्राइबिट जैसे लेनिमिनप्स के साथ भरे गए थे। लेकिन ट्रिल बात्स आज इदिस्त नहीं है। उनके दोष से पता चलता है कि कैसे गतिशील और अप्रत्याशित समाधान है। प्रत्येक स्पिश आया और उनके समय में गया, जो विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। कोसमस का यह दूसरा अध्याय हमें विकास की गहराई में ले जाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम चयन की अवधारणा को समझा जाता है और इसे जीवनोन्मुख से जटिल सेप्टेट तक लिखा जाता है। अब आगे बढ़े। अ हार्मनी और मल्सकाल सागई। यह बिल्कुल स्थिर नहीं है। अप्रत्याशित वह स्थान है जिसमें यह पैटर रोल्स और लॉस के अनुसार है, जो हमें यह समझने और जानने का मौका देता है कि क्या दुनिया हमेशा एक है, और यह समझना मुश्किल है कि सब कुछ यादृच्छिक है या नहीं। हमारा यूनिवर्स बिटवीन में है, प्रेडिक्टेबल भी और गतिशील। इसलिए हम विज्ञान करते हैं और विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। पुराने समय में कोई टीवी, बुक या रेडियो नहीं था, लेकिन उनके पास एक बात थी, जो रात का आकाश था। शगन कहते हैं कि सितारे एक अजीब जादू करते हैं। हर रात कैंप फायर के पास लोग सितारों के पैटर पर बैठे और उत्तरी आकाश में सुनामी बनाने के लिए ग्रिट बेयर नामक एक पैटर्न, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कुछ अलग सोचा। यह पैटर्न वास्तव में आकाश में नहीं है, बल्कि मानव कल्पना का परिणाम। 17वीं सेंचुरी के यूरोपीय विक्रेताओं ने सौदर्न स्काई को देखा है। उन्होंने दूरबीन, माइक्रोस्कोप और उसके कंपास जैसे प्रतीकों को रखा। यदि 20 सदी में किंस्टल्स का नाम शायद साइकिल, रेफ्रिजरेटर और रॉकस्टार स्काई में थे। हमारे पूर्वजों ने कभी कभी एक टिल्ड स्टार को देखा जो एक पल के लिए चमकता था और स्काई में रॉक सितारों को देखा, फिर गायब हो गया। इसे फॉलिंग स्टार कहा गया था, लेकिन पुराने सितारे उनके स्थान पर थे। यह बात एक पैटर्न के अनुसार थी जो आकाश की प्राथमिकता को दर्शाता है। स्टार हमेशा ईस्ट से बढ़ते हैं और वेस्ट में सेट होते हैं। यह काम हर मौसम में एक पूर्वानुमानित आदेश को देखते हैं। यह परमानेंस एक सम्मान प्राप्त करता है। हमारी तरह की कोई पुरानी कहानी हमेशा एक हैप्पी एंडिंग है। हमारी उम्र ने एक कैलेंडर के रूप में आकाश को देखा। स्टार्स और सन्स की स्थिति को देखकर विज्ञान और ज्योतिष की यात्रा के साथ दृश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यह शुरू हुआ, लेकिन लोग प्लेनेट को देख रहे थे जो एस्ट्रोलॉजी, मैस्टिकिज्म और सुपरस्टिशन के अंदर आए थे। उन्होंने सोचा कि उनका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। जब लोग प्लेनेट की गति और उनके प्रभावों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो यह सोचना होगा। एस्ट्रोलॉजी अवलोकन और गणित का एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन था, लेकिन 2000 साल पहले फजी सोच और फाद भी था, जैसे कि आपदा यानी बैड स्टार और इन्फ्लुएंस यानी एस्ट्रल इम्पैक्ट।
शो जैसे शब्द बताते हैं कि कितना गहरा एस्ट्रोलॉजी प्रवेश करती थी। कुछ लोग रोमनों के लिए प्लेनेट डेथ के कारण थे, उन्हें प्लेनेट स्ट्रक कहा जाता था। आज भी ज्योतिष लोकप्रिय है। दैनिक समाचार पत्रों में ह्यूरोस्कोप प्रिंट है, जबकि एस्ट्रोनॉमी की कवरेज रियर है। यह सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जो कभी कभी वैज्ञानिक जिज्ञासा को खत्म कर देता है। आकाश एक अद्भुत मिनट है जो हमारे एस्टर के डर और आशा को पलट देता है। हमारे आकाश की ओर देखने और समझने के लिए, चाहे वह विज्ञान के माध्यम से हो या ज्योतिष की एक सार्वभौमिक यात्रा जो हमें सभी से जोड़ता है। हार्मनी ऑफ वर्ल्ड्स से पता चलता है कि कैसे आकाश एक प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है और अभी भी ज्योतिष है, जिसे शगन कहा जाता है, कि इसे विज्ञान की तरह लिया गया था, लेकिन यह अपने अधूरे से छुटकारा नहीं ले सकता है। वह एक साधारण टेस्ट जुड़वा देता है जो जीवन, वह कहता है कि बचपन में एक दुर्घटना से कई बार जुड़वा मर जाता है, जबकि दूसरा लंबा और सफल जीवन है। दोनों एक ही समय में पैदा होते हैं। प्लेनेट की स्थिति भी साइंस की ओर जाता है और कैसे ज्योतिष अपने विभिन्न भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उनका विज्ञान आधारित परीक्षण विफल हो गया है कि यह एक सूडो विज्ञान है। हमारा आकाश हमेशा सिविलाइजेशन के लिए इनफ्लेटेबल फ्लैग और खगोलीय प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ध्वज में 50 सितारे हैं, जापान में सूर्य है और अशोक चक्र, ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण क्रॉस कंस्टेलेशन, इंडिया के ध्वज में एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है। इससे पता चलता है कि हम एक सार्वभौमिक संबंध महसूस करते हैं, लेकिन यह संबंध ज्योतिष के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान के माध्यम से है। मैटर का मूल अर्थ है महत्वाकांक्षी और मानव विकास। थीम्स म्यूजिक में आधुनिक ज्योतिष की जड़ तालामी के काम में है, जो दूसरे सेंचुरी अलेक्जेंड्रिया में काम करती है। बाबुलिया एस्ट्रोलॉजी को संहिताबद्ध करना। उन्होंने प्लेनेटरी मोशन के लिए नियमों का निर्माण किया। एक एग्जाम्पल अपने समय की कुंडली है कि सातिस और शुक्र इक्वेरिया में तन्मी के एस्तलदी और एस्तन्मी के बीच संलयन अपने समय में सामान्य था, लेकिन आधुनिक एस्टेलुद्दस ने वैज्ञानिक खोजों जैसे इक्विनोक्स और एस्ट्रोनॉमर्स के इक्विंट्स की देखरेख की। प्रभाव एस्ट्रोनॉमी एक विज्ञान है, जबकि ज्योतिष एक द्विभाषी प्रणाली है कि साक्ष्य क्लाम के बिना ब्रह्मांड का केंद्र बनने का अर्थ माना जाता है। यह एक प्राकृतिक विचार था, क्योंकि हमें लगता है कि अर्थ अनैतिक है और सब कुछ हमारे आसपास चल रहा है। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन का पता लगाने के लिए गोलाकार और ऑफ सेंटर व्हील्स का एक मॉडल बनाया जो प्लेनेट के वक्रीय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। यह मॉडल 1543 में मिडिवल टाइम और निकोलस कोपरनिकस के लिए प्रमुख था, जो चर्च का समर्थन करने के लिए मिलेनियम द्वारा एस्ट्रोनॉमी में प्रगति को रोकना था। केंद्रित यूनिवर्स के मॉडल ने प्रस्तावित किया, जिसमें अर्थ एक प्लेनेट है जिसने सूर्य को मोड़ दिया है। इस मॉडल में प्लेनेटरी गति को निष्कासित करने वाला एक बीटर था, लेकिन इसने कई लोगों को रोक दिया। कैथोलिक चर्च ने फॉरबिडन बुक्स की सूची में कोपरनिकस पुस्तक रखी। मार्टिन लूथर ने अपना मजाक उड़ाया और कहा कि सूर्य बाइबल के अनुसार रुक जाता है, लेकिन कोपरनिकस का मॉडल एक नई शुरुआत थी। एक वैज्ञानिक क्रांति के लिए एक रास्ता बनाया जो केपलर और गैलीलियो के काम से आगे बढ़े। जॉन केपलर ने जर्मनी में 1571 में पैदा हुए एक प्रोटेस्टेंट सेमिनरी में पढ़ा, जहां उनका जन्म हुआ। धर्मशास्त्र प्रशिक्षण हुआ, लेकिन उनका मन ज्योमेट्री और प्राकृतिक हार्मोनियों में हुआ। उन्होंने जयमती को एक दीवान के रूप में माना और कहा कि जयमती असिस्टेड बिफिकेशन का समय यह भगवान माइंड केपलर अतिरिक्त था और विश्वसनीय रूप से कुत्ते का द्रव्यमान था, लेकिन उनका मानना था कि यदि दुनिया एक ईश्वर की रचना है तो उसे अजमीन को बंद करना चाहिए। इस विचार प्रक्रिया ने उन्हें ज्योतिष के गलत धारणा से लिया है। केपलर ने यूनिवर्स के पैटर्न और हार्मोन के रूप में प्लैनेटरी मोशन को देखा। केपलर की सोच हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति की पुस्तक को समझने की कोशिश करते हैं
इसलिए हम अपने ब्रह्मांड की बिटर समझ पा सकते हैं। यहाँ 1589 में केपलर टूब विश्वविद्यालय से केलिक अध्ययन के लिए उनकी विश्वसनीय भावना कोपरनिकन हेलियो सेंट्रिक परिकल्पना से हुई थी। मॉडल के पास सूर्य के साथ एक देविन केंद्र था जिसके आसपास ग्रह वापस आ गए थे। क्लैधी बनने से पहले उन्हें ग्रेस ऑस्ट्रिया में गणित पढ़ाने की पेशकश मिली जिसे उन्होंने अनुकूलित किया। केपलर ने कक्षा में रहने में सफल नहीं किया, लेकिन एक दिन के व्याख्यान के दौरान उन्होंने सोचा कि सिर्फ 6 प्लेनेट की रिक्ति के साथ पाइथागोरे के प्लेटोनिक रूप से अवधारणा को जोड़कर एक ब्रह्मांडीय मिस्ट्री मॉडल है। यह मॉडल इस बात पर आधारित था कि प्लेनेट की कक्षा प्लेटोनिक रूप से अलग है। केपलर ने महसूस किया कि यह ज्यामिति भगवान के डिजाइन का सबूत है, लेकिन उनके मॉडल को एस्ट्रोनॉमिक डेटा के बिना पालन पोषण के साथ मिलान नहीं किया गया था। टाइको भी एक डेनिश नोबल मैन और पर्यवेक्षक था। उनके पास नाटककार अवलोकन था। टाइको ने केपलर प्राग को बुलाया, जहां उन्होंने अपने अवलोकन को बुलाया। यूस ने टाइको सागन को बताया कि एक लॉ बंट और अरोमाटिस्ट था। उन्होंने अपने डेटा को पूरी तरह से केपलर के साथ साझा नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपने कोलैबोरेशन एस्ट्रोनॉमी के लिए आवश्यक था। टाइको की मरने के बाद केपलर को डेटा मिला और उन्होंने अपने विवरण का विश्लेषण किया। टाइको के मार्स के पैस्तर इस अवलोकन का विश्लेषण करते हुए केपलर ने 3 साल की गणना के बाद केपलर द्वारा परिपत्र कक्षा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मंगल की कक्षा को अंडाकार घोषित किया। उन्होंने अपना पहला लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन बनाया। सन 81 फोकस केपलर ने यह भी खुलासा किया कि प्लेनेट सूर्य के करीब चल रहा है और जब यह दूर हो जाता है तो धीमा हो जाता है। इस अवलोकन ने प्लेनेट स्वीप से प्लेनेट स्वीप आउट इक्विवल टाइम्स केपलर के थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में ग्रहों की गति का दूसरा कानून बनाया जो प्लेनेटरी मोशन को कम करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड को अलग कर दिया। उन्होंने लिखा है कि प्लेनेट आर की अवधि के स्क्वायर सूर्य इस कानून सौर प्रणाली के क्लॉकवर्क से हिरण दूरी के क्यूब्स को प्रस्ताव देते हैं। पूरी तरह से अलग होने केपलर ने प्लेनेटरी गति के लिए एक भौतिक कॉस इमेजरी बनाई। उन्होंने सन के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को एक चुंबकीय शक्ति के रूप में समन्वित किया। यह उनकी जमीन के टूटने का उत्तरदायित्व था। एस्ट्रोनॉमी इज अ पैथोफिजिकल। यह विचार एक रहस्यमय हवम से वैज्ञानिक यूनिवर्स तक एक प्रमुख बदलाव था। केपलर का जीवन 30 साल का युद्ध का ट्रैक है। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को अपने कैरियर के लिए एक महामारी में भी यात्रा की क्योंकि वह हारे हुए रिलायंस कोफिलेट और वित्तीय स्टेंगल के कारण। केपलर का लॉज यूनिवर्सल है। इस अंतरिक्ष यान की मिस बाइनी स्टार स्टडी और एक्सप्ले गैलेक्सी की मोशन उनका विजन मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की नींव थी। केपलर ने अपनी खोज को एक गैर हार्मोनी के रूप में देखा। उन्होंने इम फैतिनग बुक तक बिया दी। Expect now on the bank per seti it's no. It can wait a century for either s. Don स्वयं जैस वांटेड 6000 years for Atnas Kepler आंसताज समीनी किताब में एक पुल था जो एक विज्ञान कथा और सूचना फैलाने का प्रयास था। इस केपलर ने एक चंद्रमा पर यात्रा का वर्णन किया जिसमें से यात्री धीरे धीरे अर्थ ले जाता है। यह पुस्तक अर्थ के घूर्णन की अवधारणा को समझाने का प्रयास था। केपलर ने म्यू को पहाड़ों और घाटियों से भरा बताया और कहा कि एक प्राणी अपने कम पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन उन्होंने गलती से सोचा कि चंद्रमा पर वायुमंडलीय और गर्मियों में क्रेटर का गोलाकार आकार है। उन्होंने एक बुद्धिमान दौड़ का निर्माण किया जो गलत था, वास्तव में मीटर के प्रभाव का परिणाम है। इसहाक न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ था। क्रिसमस पर एक कमजोर और अकेला बचपन कैम्ब्रिज में अध्ययन करके कैलकुलस, ऑप्टिक्स और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पर काम किया, जबकि प्लेग के समय वालस्टॉफ गांव में रह गया।
न्यूटन ने मोशन का कानून दिया और बताया कि ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो एक एप्पल को छोड़ देता है और ऑर्बिट न्यूटन में चंद्रमा को भी बचाता है। यह कानून सभी प्लेनेट मूव्स और स्टार्स पर लागू होता है। न्यूटन के लॉस थ्योरिट्स वेलेड वेश केपलर और न्यूटन ने विज्ञान को एक सार्वभौमिक दार्शनिक दिया। दोनों डेटा प्लेनेट की मोशन और न्यूटन के प्रकृति के शीर्ष के मूल लॉस का सम्मान और समझ में उनके थ्योरिट्स पालों को संभव बना दिया। न्यूटन ने अपनी खोजों को लिखा कि आदू नव What I was any apata oral but the myself I seem to have been like a boy खेलने न सी शौ घेत अशन व न्यूटन छपे तक फॉर हेरन और हेल। हमारे ग्रह पृथ्वी मानव इतिहास में एक सुंदर और शांत जगह है। हथियार खुद को पृथ्वी और अन्य ग्रह रिकॉर्ड्स द्वारा फंसे बनाते हैं। यह दर्शाता है कि महा आपदा संभव है। 100 वर्षों में असंभव लगने वाले समय पैमाने में परिवर्तन को 100 मिलियन वर्षों में तय किया जा सकता है। 30 जून 1908 को टंग सुकारजेन ऑफ साइबेरिया को आकाश में एक विशाल लागा देखने के लिए मिला। इसने जंगल के 2000 वर्ग किलोमीटर दूर कर दिया है। रूसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 10 साल बाद इस घटना पर जांच शुरू हुई। गवाहों के बयानों से पता चलता है कि लोग हवा में धधकते हैं और एक तेज गर्म हवा ने सब कुछ लहराया। हिलाने के कई कारण तुंग सुख घटना एक मिनी ब्लैक होल या एक एक्स्ट्रा ट्रेशर शार्प के समझे जाने वाले एंटीमाटर क्रश की हिट है, लेकिन कोई सबूत इन विचारों को दृढ़ता से समर्थन नहीं देता है। सबसे विश्वसनीय समझ यह है कि फुटबॉल क्षेत्र के आकार का एक छोटा सा टुकड़ा ज्यादातर बर्फ से बना होता है, जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया होता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल को एक तेज विस्फोट से मारा जाता है और आग गेंद का गठन होता है जो जमीन को हिला सकता है, लेकिन बहुत बड़ा गड्ढा नहीं बन सकता है। अंशु पक्ष पर पाया गया छोटे हीरे इंगित करते हैं कि कॉमेट के कुछ बचे टुकड़े के सबूत हो सकते हैं। हर साल हम आकाश में मीटरसरम देखते हैं। यह छोटी कॉमेट का एक टुकड़ा है जो पृथ्वी के वातावरण में गिर जाता है। यह घटना बीटा तौरियद माता वां के दिन हुई, जो कॉमेट एन केक से जुड़ा हुआ है। अवधि सागौन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वह टुकड़ा जो टंग सुक को मारता है वही कॉमेट का एक बड़ा टुकड़ा था। यदि आज के समय में तुंग सुक की तरह एक घटना है तो यह परमाणु एक्सफोलिएशन को समझने की संभावना है। टिप्पणियों और उनके टकराव की प्रकृति को समझें और उनकी निगरानी प्रणाली में सुधार करें। यदि समय पर विज्ञान और तर्क का उपयोग किया जाता है तो प्रकृति की इस असंभव शक्ति को हल करना असंभव है। न्यूटन ने 16वीं और 177वीं सदी के एस्ट्रोनॉमी कोमेट को आकर्षित किया। यह साबित हुआ कि धूमकेतु प्लैनेट की तरह एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और उनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। यह न्यूटन के फ्रेंडमंड हेली थे जिन्होंने इस ज्ञान को 1707 में इकट्ठा किया कि 1531, 1607 और 1682 के धूमकेतु समान थे कि प्रत्येक 76 वर्षों में पृथ्वी के पास था। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि धूमकेतु के टकराव का ग्रहण न्यूटन के वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। यह मान लिया गया कि समुद्री जल और पृथ्वी का जीवन शायद कॉमेट विलियम ह्यूजेंस के माध्यम से आया है। 18,680 बचे हुए प्लूटो से आगे एक आती बादल है। कभी कभी एक गुजरने वाले सितारे के कारण यह स्मारक अपनी कक्षाओं को बदल देता है और सूरज की ओर बढ़ जाता है। बृहस्पति और शनि अपनी कक्षा बदल जाते हैं और यह पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देता है। उनकी पूंछसौर हवाओं का कारण बनती है जो दूर तक फैलती है। कोमास और छोटे एस्टेरॉइड्स पृथ्वी और चंद्रमा को हिट करने के लिए जारी है। यह सौर प्रणाली के निर्माण का उत्तरजीवी है। छोटी वस्तु बड़ी वस्तु के ट्यूबरोजन में उनके टकराव के कारण अधिक होती है।
कोमेट की धरती से एक छोटा टकराव जैसे कि तुंगस घटना हर 1000 साल में एक बार होने की संभावना है, लेकिन हेलिस कोमेट जैसे बड़े नाभिक जो लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा है, इसके टकराव की घटना सिर्फ एक बार 1 अरब साल है। कार्ल सागन कहते हैं कि पृथ्वी एक छोटी और ताज़ा दुनिया है। यह हमारा सबसे बड़ा है उत्तरदायित्व। हमारा निर्णय सिर्फ एक ग्रह के लिए नहीं, बल्कि सभी मानव समाज के भविष्य के लिए है। लाल ग्रह मंगल के लिए अध्याय एफ ब्लूम हमेशा लोगों की कल्पनाएं रही हैं। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है, जिसकी सतह हम ध्रुवीय नेत्र कैट्स, व्हाइट क्लाउड डस्ट, तूफान और 24 घंटे के दिन देख सकते हैं। यह सभी पृथ्वी को याद दिलाता है। सिवेल नोवेल जैसे लोगों ने सोचा कि मंगल के पास न्यायाधीश और नहर है, जो इंटेलिजेंट बीइंग के निर्माण का सबूत है, लेकिन 20वीं सदी के अंतरिक्ष यान मील मंगल पर गलत साबित हुए। मंगल की कोई सभ्यता अभी तक धूल भरे मिट्टी नहीं है और उनके नीचे के रहस्य अद्भुत। लोवेल की नोटबुक दिखाते हैं कि उन्होंने टेलीस्कोप के वर्षों के अवलोकन के बाद अपने विचारों को रखा था। उन्होंने मंगल को डेसर्ट की तरह देखा, लेकिन एक जिंदा डेसर्ट की तरह, जो शायद हमें पसंद है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट इमेजरी ने साबित किया कि लोवेल की देखा कैनाल बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। मंगल की सतह पर कोई सबूत नहीं है जो अपने ओप्स को सीमित करता है। कार्ल सागन कहते हैं कि जब वह छोटा था, इसलिए जॉन कार्टर ने अपने हाथों को मार्च करने की कोशिश की ताकि वह मार्च के किनारे एक परिवहन कोट बन सके। यह कल्पना सिर्फ थी। रॉकेट विज्ञान का विकास वास्तविक मंगल तक पहुंचने के लिए आवश्यक था। रॉकेट का विकास एक लंबी यात्रा है जो चीन के अग्नि कार्य से शुरू हुई थी। कॉन्स्टेंटिन दोस्तोयेव्स्की और रॉबर्ट गॉडर्ड जैसे लोग इस तकनीक को वैज्ञानिक और इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल में विस्तारित करते हैं। 20 सेंचुरी में जर्मन की 2 रॉकेट और अमेरिकी सोवियत अंतरिक्ष दौड़ ने इस तकनीक को मारा। आज नासा के वाइकिंग लैंडर्स और यूरोपीय और एशियाई अंतरिक्ष एजेंसी जैसे एकाधिक माइल्स के प्रयास ने मंगल की सच्ची तस्वीर रखी है। हमने मंगल की सतह पर प्राचीन नदियों और सूखे ऊपर झील बेस के सबूत देखे हैं। सभी से पता चलता है कि वहाँ पानी और एक आदत पर्यावरण संगीत भी शुरुआत में मंगल का अन्वेषण है। यह एक रेगिस्तानी और शीत दुनिया है, लेकिन उसकी मिट्टी में रहस्य छिपे हुए हैं। वहाँ हमेशा जीवन था। हम वहाँ आधार बना सकते हैं। सभी प्रश्न मार्क्स के अन्वेषण हैं। सह और बाहर निकलने की अवधि बताती है कि हम मंगल ग्रह को एक टेरा बनाने के बारे में बात करते हैं, जहां यह एक चुनौतीपूर्ण और एम्बिशियस सपना है जो अपने पर्यावरण को पृथ्वी के समान बनाने के लिए है, लेकिन मानव जिज्ञासा और विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम है। कार्ल सागन कहते हैं कि जब रॉकेट प्रौद्योगिकी के जन्मकर्ता ने तीस्लोवस्की और गॉडर्ड स्पेस ट्रैवल से बात की, तो उन्होंने 2 सपने देखे। एक कक्षा का अंग स्टेशन जो पृथ्वी और एक प्रोब को देख सकता है जो मंगल पर जीवन की तलाश में है। कार्ल सागन कहते हैं कि अगर कोई विदेशी सभ्यतात्मक आगंतुक के पास पृथ्वी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसलिए यह एक प्लेनेट की तरह दिखेगा। पृथ्वी एक दूरी से एक बारोन और जीवन स्थान लेगा, लेकिन जैसा कि संकल्प नवाचार किया जाएगा, सड़क, शहरों और खेतों पर एक बरकरार पैटर्न दिखाई देगा। यह ज्यामितीय पैटर्न मानव खुफिया द्वारा प्रमाणित है। यदि इस तरह के नहर और पैटर्न हैं, तो मंगल पर बुद्धिमान प्राणियों का ध्यान मजबूत है, लेकिन अंतरिक्ष यान इमेजरी ने इस प्रमाण को नहीं दिया था। मंगल का परिदृश्य एक रहस्य है। यह शायद ही कभी मंगल ग्रह का जीवन है। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और तापमान काफी ठंडा है। पानी का खुला शरीर वहां नहीं हो सकता क्योंकि दबाव इतना कम है कि पानी फोड़ा हो जाता है। पृथ्वी का सूक्ष्म आयोजक जो चरम स्थितियों में चल रहा है। हम मंगल पर्यावरण के लिए एक अध्ययन का आधार बन सकते हैं। हमने मंगल जट बनाया और मंगल के अनुकरण की खेती की और सूक्ष्म जीवों पर विस्तार किया। ठंडी ऑक्सीजन की कमी या पराबैंगनी विकिरण के कारण
कुछ रोगजनकों की मृत्यु हो गई जिन्हें ठंड के समय में ऑक्सीजन और डॉर्ममेंट की आवश्यकता नहीं थी। वह साराव के पास गया। यह दर्शाता है कि मंगल के माइक्रो ऑर्गेनिस्ट को आक्रामक होने की संभावना अधिक है। सोवियत संघ ने शुक्र पर सक्सेसफुल लैंडिंग की, लेकिन मार्च 6 की असफलता के कारण एक बड़ी वैश्विक धूल तूफान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने के बाद मैसर्स 6 पर हर मिशन में विफल रहा। सोवियत माइल्स के फेली ने अमेरिकी वाइकिंग माइल्स के लिए काम किया। वाइकिंग मिशन केयरफुल प्लान, लैंडिंग साइट्स, रडार और ऑर्बिटर इमेजरी थे। ये लो एलिवेशन और लो विंड एरिया 1976 में वाइकिंग 1 में और वाइकिंग 2 सफ्लाई फेरी और यूटोपिया रिज में लैंडेड। मार्स की पहली तस्वीरें हमें एक स्टार्क और बैरन लैंडस्केप, रूसी और लाल मिट्टी के पत्थर के रेत के टेराफॉर्मिंग दिखाते हैं। यानी मंगल का पर्यावरण एक ऐसा अवधारणा है जिसे माना गया है हम मंगल के ध्रुवीय टोपी को गर्म करके सतह की स्थिति को बदल सकते हैं और वायुमंडलीय को ऑक्सीजन और जल वाष्प को बढ़ा सकते हैं। बहुत लंबे और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया, लेकिन संभव यह है कि अध्याय 6 यात्री टेल्स अल्बर्टसन ने पूछा कि क्या कई दुनिया है या सिर्फ वही दुनिया कार्ल सागन है। यह एक गहरा सवाल है। पृथ्वी के लोगों ने हमेशा सोचा कि हम अकेले हैं, लेकिन नए आविष्कार ने एक समय में समुद्र को पार करना असंभव लगता है जैसे नए निशान खोल दिए हैं। चंद्रमा तक पहुंचने का सपना भी असंभव था, लेकिन समय हमेशा नई सच्चाई दिखाई देती है। आज मनुष्य ने अपने जहाज को एक नए समुद्र में उतार दिया है, यानी अंतरिक्ष। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला यानी JPL, यह रोबोटिक अंतरिक्ष यान अनजाने में दुनिया की खोज करता है। 2 अंतरिक्ष यानों का एक अच्छा वातावरण है। कार्ल सागन कहते हैं कि यह एक परिष्कृत मशीन है जो अंतस्रातक की यात्रा करती है। यह अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर है, जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस जैसे ग्रह से उत्पन्न होता है। वाजर के कैमरे ने बृहस्पति और उनके चंद्रमा की तस्वीरें भेजी जो हमारी कल्पना से भी बाहर थी। कार्ल सागन कहते हैं कि वाजर की तरह मील एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह हमें नए ग्रहों की तस्वीरें नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि मानव मन क्या सोच सकता है और उसकी इंजीनियरिंग। चूंकि डच अपने समय में नए समुद्रों की खोज कर रहे थे, इसलिए आज हम अंतरिक्ष नए कोने की खोज कर रहे हैं। हर नए कदम के साथ हम नए सवाल पूछते हैं और नए जवाब पाते हैं। गैलीलियो और हुइजेनस जैसे विचारकों ने हमेशा नए सवाल किए और उन्होंने हमें नए समाधानों की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। आज रोबोटिक अंतरिक्ष यान जैसे रोबोटिक अंतरिक्ष यान मानव जिज्ञासा द्वारा जीता जाता है। उदाहरण जो हमें नया सपना देने और नई दुनिया को समझने की शक्ति देते हैं। यह मानव खोज की वास्तविक कहानी है। समय समय पर बंदूकें आगे लिखते हैं कि जुपिटर यह प्रकाश पिछली जगह पर दिखाई देता है जब सूर्य की रोशनी पासा यूरोपा पर होती है। यह प्रकाश व्हिस्पर के टेलीविजन कैमरे की एक तस्वीर है। चित्र वाजर के कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है और फिर पृथ्वी को रेडियो सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। यात्रा लगभग आधे बिलियन किलोमीटर है। सिग्नल अर्थ पर स्पेनमो है। रेगिस्तान कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया के रेडियो दूरबीनों में से एक को पूरा करता है। 1979 में यूरोपा की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के टेलीस्कोप द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद यह संकेत एक अर्थ कक्षा में कब्जा कर लिया गया था। मौजूदा उपग्रह के माध्यम से सदर्न कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्स प्रयोगशाला में पहुंच गए। एक कंप्यूटर है जो इस डेटा को संसाधित करता है। तस्वीर अखबार की तार तस्वीर की तरह है। लगभग 1 मिलियन डॉट्स का संग्रह, हर डॉट को ग्रे की एक छाया दिखाता है। प्रक्रिया के बाद यह डॉट्स एक चुंबकीय डिस्क में स्टोर करता है, जैसे कि एक फोनग्राफ रिकॉर्ड। वोजर ने 18,000 तस्वीरें जुपिटर सिस्टम में ली जिन्हें उसी तरह संग्रहीत किया गया था और हमारे सामने एक ग्लॉस पेपर पर मुद्रित फोटो
यह तस्वीर 9 जुलाई 1979 के इतिहास में पहली बार आई थी। मानव आंखें समय साधन लिखते हैं कि वेजर 2 ने यूरोपा की क्लोजअप तस्वीर भेजी थी, जो बृहस्पति के 4 गैलियन उपग्रहों में से एक है। चित्र मंगल के खलील कैनाल की तरह दिखता है, जो लोवेल के सपने में थे, लेकिन यूरोपा पर दिखाई देने वाली रेखाएं कुछ अलग थीं। यह सीधे और ठीक लाइनों एक जटिल नेटवर्क बनाने के लिए। तस्वीरें से पता चला है कि यूरोपा बिलियर्ड बॉल की तरह एक सहजता है। यह चिकनी सतह तब बनती है जब निष्क्रियता के समय की सतह बर्फ पिघल जाती है, जो रेखा दिखा रही थी। वहां दरारें और खांचे थे, जिसके लिए मूल अब तक एक मालकिन बन गए हैं। कार्ल सागन लिखते हैं कि एक कैप्टन अपने शिप्स के लॉग में लिखते हैं, यदि एक वेजमिसमान के पास दिन से सफल लच इंस्ट्रूमेंट फंक्शन के साथ कुछ समस्याएं थीं, एक केप कैन वेल, लेकिन सब कुछ ठीक दिवस 13 था पहली तस्वीर में लिया गया था, जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ दिख रहा था। 215 मार्स की कक्षा को ग्रह के दूसरी तरफ पार किया गया था। अक्षन 475 एस्टेरॉयड बेल्ट कोलिजन डे 570 द्रुपित के डर के लिए देख रहे थे। डिस्कवर्ड रिंग्स ने सैफली अमल थिया को पार कर लिया। एओ बृहस्पति का एक चांद यूरोपा और कलिस्तो जैसे फोटो लिया है। एक अलग कहानी बताती है कि कार्ल सागन लिखते हैं कि इसकी सतह पर एक लाल, पीला और काला बहुरंगी परिदृश्य से पता चला है कि ईयू पर एक सक्रिय वल्कनो है जो सल्फर को अनदेखा करता है। डिस्कवरी एक नेविगेशन टीम मेंबर लिंडा मोरबिडो थी। उन्होंने एक करघा को संपादित किया जो एक वल्कनो से ऊपर था। जुपिटर और यूरोपा की ग्रेविटी के कारण एओ पर बने चड्डी, एक तरल सल्फर का परिणाम जो नए पौधों को बनाता है, और सतह पर आने वाले माउंट सेकंड लिखते हैं कि गजर का अगला मिशन शनि और उसके छल्ले था। टाइटन स्टर्न का सबसे बड़ा चांद डेंस एटमॉस्फेरी के साथ आता है। टाइटन मीथेन और कार्बनिक माइकल से भरा जीवन की संभावना का एक बिंदु बन गया। वोजर की यह खोज सिर्फ प्लेनेट के बारे में नहीं, बल्कि अपने मूल और जीवन की सकारात्मकता को समझने का एक नया तरीका था। वाजर अंतरिक्ष यान एक एपिक वास क्रॉस का हिस्सा है जो अंतरिक्ष के समुद्र के किनारे को पार करता है, नई दुनिया और नए सवाल खोजे। यात्रा अभी भी एक इतालवी यात्रा है जो हमें अपने ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है। अध्याय से द बैकबोन ऑफ नाइट। एक समय था जब लोग विज्ञान और पुस्तकालयों को नहीं जानते थे। लोग रहते थे और जंगल में शिकार होते थे। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जानवरों के व्यवहार को समझा और उनसे सीखा। भूमिकाओं और कहानियों को जीने का तरीका था। एक दिन उसने आग देखी, इससे पहले कि वह सिर्फ हो गया था, और उसे डर गया। आग अपने नए दोस्त बने रहे। उन्होंने खुद को आग लगा दी। उन्होंने अपने दोस्त को बनाया। रात में आग ने उन्हें प्रकाश दिया और जानवरों से बचाया। फिर उन्होंने सितारों को देखा और कहानियों को बनाया। यह सितारा दूसरे हंटर गैदरर्स या आकाश की शिविर आग है, जो कि शैस के साथ एक बड़ी काली त्वचा है, और सितारों उन शैस के पीछे फ्लाम है। यह सवाल उन्हें परेशान करता है। हंटर गैथरर ने स्काई या बैक बॉन ऑफ नाइट में कैंप फायर्स की तरह मेटाफोर्स बनाया। धीरे धीरे मनुष्य इन देवताओं के मुंह पर थे। दत्त स्तंभ। उन्होंने भगवान का गुस्सा माना पूर्व और भगवान को शांत करने के लिए। ओरेकल एक मानव समझ सीमित था और प्रकृति एक रहस्य थी। हंटर गैदरर्स और उनकी कहानियों का सवाल आज के विज्ञान का आधार है। आज हम जानते हैं कि स्टार क्या है। बड़ी गर्मियों के साथ बात करते हुए यह सोचने और जानने का एक ही तरीका है। हमारे पूर्वजों से जहां हमने सितारों की कहानियों को शुरू किया ने हमें कॉस्मोस समझने की शक्ति दी। सैमो के आयन द्वीप में एक समय हारा को समर्पित एक महान मंदिर था। वह आसमान की देवी थी, समय और जोस की पत्नी, जो देवताओं के प्रमुख थे। उनके हनीमून भी उसी समो द्वीप पर थे।
यूनानी धर्म ने कहा कि आकाश में जो दुधिया रोशनी की पतली सी पत्ती है वह हारा के दूध से बना है। इससे दूधिया ध्यान में आया। हम मनुष्य पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने जीवन के खतरों को समझने के लिए कहानियां बनाईं। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को ईश्वर के रूप में समझा, जैसे कि आकाश की धरती पर असेंट ग्रीस में होमर में वहाँ समुद्र और प्यार के विभिन्न देवताओं थे। हर पेड़ और घास का अपना खुद का मुख्य या आहार था। मनुष्य ने भगवान को बनाया क्योंकि प्रकृति उनके लिए अप्रत्याशित थी। हजारों सालों तक लोगों का मानना है कि दुनिया एक कठपुतली है जिसमें देवताओं का मानना है स्ट्रिंग्स को तब खींच लिया जाता है जब एक नई सोच एरोनिया साल पहले पैदा हुई थी। यह नया विचार ग्रीस के सेमो और आसपास के द्वीपों पर उठता है। लोगों ने कहा कि सब कुछ एटॉम से बना है। मानव और जानवर सिंपलर रूप से तिजोरी हैं। यह रोग देवताओं का गुस्सा नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण है। पृथ्वी एक प्लेनेट है जो सूरज को मोड़ता है और सितारों को दूर कर दिया जाता है। पुराने यूनानियों का मानना है कि दुनिया कियोस और नाइट से बना है जिसने देवताओं और मनुष्यों को एक साथ बनाया है। लेकिन 6ठी सदी ईपू में इनिया के विचारक एक नया ब्रह्मांड था। माना जाता है कि दुनिया को समझने लायक है क्योंकि इसका एक आदेश है। प्रकृति के अपने नियम हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। एनी एक अद्भुत जगह थी। यहाँ विभिन्न द्वीपों में विभिन्न राजनीतिक अभ्यास थे। यही ताकत हर किसी को दबा नहीं सकती। लेखन की शिक्षा हर किसी के लिए थी और विचार बहस के लिए खुले थे। आयोनिया एक ऐसा स्थान था जहां अफ्रीका ने एशिया और यूरोप के विचारों को पूरा किया। इस विचार ने विज्ञान के जन्म के लिए एक सही स्थिति बनाई। आयोनिया पहला वैज्ञानिक थेस था जो मिलेट शहर में रहते थे। वह मिस्र और बाबुल गए और वहां से खगोल विज्ञान था और वे मिस्र और बाबुल गए ज्यामिति का ज्ञान लाना। उन्होंने एक सौर इक्लिप्स की भविष्यवाणी की। उनके हाथ ने पिरामिड और सूरज के कोण की छाया का उपयोग करते हैं। यह वही तरीका है जो आज हम चांद के पहाड़ों के हाथ को खारिज करने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पानी से बना है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक देवता के हस्तक्षेप के लिए यह दृष्टिकोण एक नया विचार पैदा हुआ था जिसे हमें दुनिया को समझने के लिए देवताओं की आवश्यकता नहीं थी। वील्स के मित्र आंसमेंद ने एक प्रयोग किया कि उन्होंने छड़ी की छाया का उपयोग करके वर्ष की लंबाई और मौसम को मकराया, एक नक्शा बनाया और एक सेलेटिन मैनर माना जाता है कि पृथ्वी खुद ही ब्रह्मांड के केंद्र में हिंद है। उनमें से किसी भी अन्य अद्भुत विचार के बिना यह था कि मनुष्य और जानवर चुपके से विकसित हो गए। उन्होंने कहा कि पहला जानवर पानी में रहते थे तो वह पृथ्वी पर आया। यह विचार डार्विन के थ्योरी के प्राकृतिक चयन के प्राचीन रूप का प्रतीक था। 540 ईपू के पास्टायंत ने समोस में पलिचेरिस नाम दिया। उन्होंने एक भी सुरक्षा दीवार बनाई जो 6 किलोमीटर लंबी थी। वह पानी लाने के लिए एक सुरंग बन गया जो पानी लाने के लिए एक टनल था। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण था जो एक पहाड़ के अंदर गुजरता है। लेकिन यह दास पॉल के टाइम इंजीनियर थियोडोर ने एक बूल और अन्य उपकरण बनाया जैसे कि ईडोक्लिस, उनका पहला प्रयोग जिसमें उन्होंने एक अदृश्य पदार्थ दिखाया जिसे हम कहते हैं कि हवा पानी को कंटेनर में नहीं जाने देती है। यह एक परमाणु और परिपक्व के विचार की शुरुआत थी। अब डेरा के डेमोक्रेट्स ने परमाणुओं पर विचार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया से सब कुछ एटम से बनाया गया है जो अधिक लाभांश नहीं है। डेमोक्रेटस का विचार यह था कि सोच और अवधारणा एक भौतिक प्रक्रिया है और देवता में इनिया साइंस के जन्म का महाकाव्य केंद्र नहीं शामिल है। थेल स्नीडर और डेमोक्रेटस जैसे विचारकों ने एक नया समाज माना जिसमें देवताओं के बिना प्रकृति को समझना संभव था। विचार आगे बढ़ गया और आधुनिक विज्ञान का आधार बनाया। डेमोक्रेट ने कहा कि सब कुछ एटम का संग्रह है।
इंत्रितली असंबद्ध मनुष्य सहित एटम और बॉल्स का खेल है। जब एक चाकू एक सेब को काटता है तो वह एटॉम्स के बीच खाली स्थान से गुजरता है। अगर शून्य नहीं है तो चाकू एटॉम द्वारा मारा जाता है और सेब की कटाई नहीं की जा सकती। 750 में थॉमस राइट ने कहा कि डेमोक्रिटस टेलीस्कोप के बिना मिल्की वे में कई असंबंधित सितारों का एक समूह था। उन्होंने बिना सोच के कारण का इस्तेमाल किया कि डेमोक्रिटस की सोच आज के एडवांस एस्ट्रोनॉमर के बराबर थी। डेमोक्रिटस एक अजीब इंसान था। वह रिश्ते और परिवार के बारे में सोचने के लिए एक समय से जाना था। उनका मानना था कि खुशी जीवन का लक्ष्य है और उन्होंने इंतजाम पर एक महान काम किया। उनका मानना था कि पृथ्वी पर एक अमर काम था। कोई आत्मा या देवता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगोस एक अन्य एनोनियन एक्सपेच सूची थी जो 450 बीसी के आसपास एथेंस में रही थी। वह विज्ञान के लिए एक भावुक थे और कहा कि जीवन का लक्ष्य सूर्य, चंद्रमा और सूर्यमान का अध्ययन है। एक प्रयोग में उन्होंने दिखाया कि एक बंद सफेद तरल एक बड़े शिखर की अंधेरे को हल्का नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि कुछ बदलाव हैं जिन्हें सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। गॉस ने कहा कि चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं बल्कि सूरज परिष्कृत प्रकाश के साथ चमकता है। यह सोचना विवादास्पद यह था कि उनके काम को गुप्त में एकत्र किया गया था। उन्होंने कहा कि सूरज और आग के सितारे जो अब तक है कि उनकी गर्मियों हमें महसूस नहीं करती है। चंद्रमा के पहाड़ों और वहां के निवासियों ने उन निवासियों के विचार को रखा जिनमें वह गलत था। एथेंस के समय नेता के पास पेक्स के साथ गहरा संबंध था, लेकिन पेक्स के दुश्मनों ने अपने दोस्तों पर हमला किया। गोरस को एमपीटी के लिए छापा गया क्योंकि उन्होंने कहा कि सूर्य एक पत्थर है और चंद्रमा एक साधारण स्थान है। उनका काम जो थेनस की महानता का हिस्सा था। उनके प्रतिद्वंद्वी यह मुद्दा फिलोगोस सामो बन गया। उनके सबसे प्रभावित मनुष्यों में से एक था। उन्होंने पृथ्वी के गोलाबारी को माना और उन्होंने पाइथागोरियन थ्योरम को बनाया जिसमें एक दाहिने त्रिकोण के दोनों पक्षों के वर्गों का योग बड़े पक्ष के वर्गों के बराबर होता है। पाइथागोरे का मानना था कि कॉस्मो एक व्यवस्थित और हार्मोनल समझ के लिए खुला है। पाइथागोरियन एक गणितीय और रहस्यमय समूह था। उनका मानना था कि यूनिवर्स के नियमों को पूरे थूक से समझा जा सकता है। उन्होंने एक और विचार किया कि अनियमित संख्याओं की स्थिति गणितीय थ्योरी के लिए खतरा था क्योंकि उन्होंने कुछ खोजों को छुपाया जैसे कि डकहेड्रॉन और एरानल नंबर। पिथागोर के बाद सा का एक बड़ा वैज्ञानिक था। रूस्टर चास ने कहा कि सूर्य प्लैनेटरी सिस्टम के केंद्र में है और पृथ्वी इसके चक्कर है। उन्होंने लूनर ग्रहण के अवलोकन से सूर्य के आकार और दूरी का एक विचार लिया और कहा कि सूर्य काफी बड़ा है और पृथ्वी की चक्कर आना भावना को समझती है और टचस जैसे कोपरनिकस के काम के विचारों को पहले ही सब कुछ सही दिखा दिया था, लेकिन उनके समकालीनों ने उन्हें खारिज कर दिया कि हमने 1800 वर्षों तक लिया था। सभी लोग उसी सवाल के पीछे थे जहां हमने उसी चीज को समझा है कि पृथ्वी और मनुष्य एक विशेष स्थान नहीं है। यह समाधान खगोल शास्त्र और राजनीति को बढ़ाता है। यदि हम अपनी दुनिया को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमारे पास उनके सवालों और जवाब हैं। विस्तार हमारे अंदर है। हम विंडर्स हैं। अब ब्रह्मांडीय महासागर में बेचने और सितारों तक पहुंचने का समय है। अध्याय 8 अंतरिक्ष में यात्रा और संगीत। टाइन चवांग जू के शब्दों में हम सभी को थोड़ा या बड़ा लगता है। वहाँ एक शब्द है कि मानव सोच की गहराई और समय अंतरिक्ष का सबसे अच्छा देखो प्रतीक है। कार्ल सागन कहते हैं कि तारे हमेशा हमारे मित्रों की तरह होते हैं। नाइट स्काई के अद्भुत रंग और उनकी अजीब यात्राएं हमारी कल्पना को आगे बढ़ाती हैं। समुद्र के ऊपर और नीचे हमें तारपुस और गुरुत्वाकर्षण बल की याद दिलाते हैं। यह छोटी चीजों को दर्शाता है कि चंद्रमा का प्रभाव और सूर्य हमें पहुंचता है।
मध्य रेत गान्यूज हमें समय और स्थान की याद दिलाते हैं। रेत के एक मुट्ठी भर में लाखों अनाज होते हैं, लेकिन यह उन गिनती तारों से भी कम है जो कॉस्मोस में होते हैं। कि वे तारे जो कोसोम में होते हैं, जो कोसोम में होते हैं, जो तारे हैं जो कोसोम में होते हैं, 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 जो कि मध्य रेत के कणिकाओं तक पहुँचे हैं। हम निकटवर्ती सितारों में से कुछ देखते हैं। बड़े ब्रह्मांड में अंतहीन सितारे हैं। पुराने आस्तनाधीश कागज पर डिजाइन किए गए थे। ये स्टार क्लस्टर केवल एक इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि हम सिर्फ पास के स्टार्स को देखते हैं। स्टार्स एक दूसरे से दूर हैं। जब हम इंटरस्टेलर दूरी की यात्रा करते हैं तो कांस्टेंट केवल बदल जाते हैं। हमारी तकनीक अभी तक इसके लायक नहीं है। कंप्यूटर मॉडल पर हमें इस दृश्य को देखने का मौका देते हैं। बिग डीलर जैसे विभिन्न कोणों से देखकर हमें नाइट स्काई के नए रूपों को दर्शाता है। कॉन्स्टेबल केवल अंतरिक्ष में बदलता है। यदि हम अतीत में बिग डी पेड़ को देखते हैं तो यह एक भाला की तरह दिखेगा। यदि आप भविष्य में देखते हैं तो लियो शेर एक अलग आकार लेगा। शायद एक रेडियो दूरबीन पैटर्न का गठन किया गया है। रयान एक प्रतिष्ठित समेकन है जो अपने ताज़ों और गर्म सितारों के कारण सुपरनोवा एक्सफोलिएशन के साथ इमास जारी रहेगा। इस रात का आकाश एक रंगीन और कैनवास है जो कांस्टेंट मोशन में रहता है। सेकंड कहते हैं कि अल्फा सेंचुरी हमारे सौर पड़ोस में सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। सेंचुरी एंड्रोमेडा के सबसे करीबी है। एक स्टार बीटा एंड्रोमेडा 75 लाइट यार्ड दूर, उसकी रोशनी 75 साल बाद तक पहुंचती है। यदि स्टार कल समाप्त हो जाता है तो हमें यह जानने के लिए 75 साल लगेंगे कि अंतरिक्ष और समय हस्तक्षेप है। चीजों को देखना एक कीट के खिड़की के दृष्टिकोण के बराबर है। मिल्की वे के केंद्र से 300 प्रकाश यार्ड की दूरी या एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 2 मिलियन प्रकाश IRS दूरी हमें बताती है कि हमारे पास एक बड़े कॉस्मस में बहुत छोटी जगह है। 1890 के गांव में अल्बर्ट आइंस्टीन को एक किशोर छोड़ दें। ऐसे प्रश्न यदि हम प्रकाश तरंग पर यात्रा करते हैं तो हम क्या देखेंगे? उन्होंने सरल प्रश्न आइंस्टीन से सापेक्षता के मूल प्रधानों को बनाया। यह दिखाया गया है कि प्रकाश की गति सार्वभौमिक है और उसकी तुलना में कोई वस्तु तेजी से नहीं चल सकती है। यह नियम कॉस्मस और तर्क की संगति के लिए आवश्यक था। जब प्रकाश की गति के पास चल रहा है तो मास बढ़ता है, समय धीमा हो जाता है और चीजें संकुचित होती हैं। सापेक्षता हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो हमारे सामान्य अर्थ से परे है। यह धीमी उम्र बढ़ने का एक एल्द बन सकता है। हमने ओरियन और डेडर जैसे स्टार शिप्स को डिजाइन किया और आयन हाइड्रोजन बमों का उपयोग करके प्रेरित किया, लेकिन यह रेडियो सक्रिय मलबे की धमकी देता है। एक संलयन रिएक्टर के दरस सपने जो 10 पर प्रकाश की गति तक जा सकते हैं। यह अल्फा सेंचुरी के लिए 43 साल की यात्रा होगी जो मानव जीवन के लिए संभव है, लेकिन इन शिप्स का निर्माण अभी तक एक सपना है। फ्यूचर में बस इंटरस्टेलर राम की तरह एक विचार हो सकता है जो इंटरस्टेलर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में बनाता है। यह एक अक्षम इंजीनियरिंग स्किल है। थोरिट्स के इस वेस्ट पे जोड वर्ल्ड होने के सपने को पूरा करने में सक्षम होंगे। कॉस्मस की यात्रा के लिए सवाल आइंस्टीन और ओल्ड थिंकर्स द्वारा आवश्यक है। हमारे पास एक सुसंगत और समझने योग्य विश्व दृश्य सापेक्षता और इंटरस्टेलर इंजीनियरिंग के माध्यम से स्टार तक पहुंचने का एक और सपना है। कॉस्मस एक अहंकारी है जो हमें एक नई यात्रा के लिए प्रेरित रखेगा। यदि हम हर दूसरे पेड़ से गिरते हैं तो हम 10 मीटर पर सेकंड से अधिक तेज हो जाते हैं। यह समानता है जो हमें अर्थ की सतह पर बांधती है। ग्रेविटी एक धी के साथ रहने की आदत है। यदि एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप एक धी के एकीकरण के लिए चलती है तो यह एक प्राकृतिक वातावरण लेगा। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकतें और एक त्वरित स्पेसशिप होने की संभावना है
जो एक दी वेतन को लगातार एक वर्ष में एकसठ करता है। अगर यह शिल्प यात्रा के मध्य बिंदु तक निकल जाता है और फिर राधि से दी तक वापस ले जाता है, इसलिए बर्नार्ड से स्टार तक की यात्रा सिर्फ जहाज की घड़ी के अनुसार 8 साल है। मिल्की वे एंड्रोमेडा आकाशगंगा के लिए केंद्र और 28 साल तक पहुंचने के लिए 21 साल का समय लेगा, लेकिन भावना पर लोग इस यात्रा को 300 साल तक ले जाएंगे। ऐसी यात्रा में अंतरिक्ष यात्री अपने मित्रों और परिवार को वापस आने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वे हर समय डायल करने के कारण आगे चले गए हैं। सापेक्ष अंतरिक्ष उड़ान हमें भविष्य में तेजी से यात्रा करने का एक तरीका दिखाती है, लेकिन अगर हम अतीत में जाते हैं तो अतीत में वापस जाने के लिए एक अलग सवाल लेता है और कुछ बदलाव हम पैदा नहीं होते हैं। ठेकेदार चिकित्सक का मानना है कि अतीत में वापस जाने की स्थिति सीमित है, लेकिन कुछ का मानना है कि शायद माता पिता के आयाम आक्रामक होते हैं, जहां वैकल्पिक इतिहास तब चलता है जब एस्थेटिक आज हमारी दुनिया शायद काफी अलग है। औद्योगिक क्रांति 2000 साल पहले लेती है और लियोनार्डो और आइंस्टीन की खोज हजारों साल पहले हो जाती है, लेकिन यह पैरेल दुनिया में हर चीज का प्रभाव है, जैसे हम आज नहीं करते हैं। अल्टरनेट पर एक शुक्राणु को जब एक अल्टरनेटर टाइमलाइन में आयनियन आत्मा ने जीता है, शायद हमने आज तक अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड स्टार को अपना सर्वेक्षण जहाज भेजा है। समय सागन कहते हैं कि हमारे पास एक लेन देन दौड़ है, लेकिन हमारी सोच और महत्वाकांक्षा हमें कॉस्मस में एक विशेष स्थान देती है। एक दिन हम उन सितारों तक पहुंचेंगे जो केवल दूरबीन के माध्यम से देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि अंतरिक्ष और समय के बीच यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। अध्याय संख्या स्टार्स रोवर मिस्र के सन गॉड के लाइव्स का कहना है कि वे दिन और रात को अलग करते हैं और सब कुछ उनकी रोशनी से उत्पन्न हुआ। यह कहानी प्राचीन विचारों को दर्शाती है कि सूर्य और तारे सब कुछ बनाते हैं। विंसेंट वान जी कहते हैं कि अगर हमें शांति की आवश्यकता है तो रात को आकाश में सितारों को देखना होगा, लेकिन यह कैसे सितारों का गठन किया जाता है और कैसे खत्म किया जाता है। यदि हम एप्पल पाई बनाते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल और एटम से बने होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं को सितारों के अंदर बनाया जाता है। जब ब्रह्मांड शुरू हुआ तब हाइड्रोजन खुद बिग बैंग में बनाया गया था। यदि कोई एप्पल पाई को एटम में छोटा करता है तो हम 90 कट लेंगे। एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस में शामिल हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। यह नाभिक बहुत छोटा और घनी है, लेकिन एटम का अधिक हिस्सा खाली है। फिर भी इलेक्ट्रॉन के आरोप के कारण एक ठोस तालिका हमारे वजन को संभालती है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन सकारात्मक रूप से चार्ज किए जाते हैं और न्यूट्रॉन तटस्थ होते हैं, लेकिन उनके पास एक नाभिक शक्ति होती है जो उन्हें एक साथ बांधती है। हाइड्रोजन की नाभिक आंख एक साथ हीलियम बनाती है और एक ही नए तत्व बन जाते हैं। यह सिर्फ बहुत ही उच्च तापमान है और स्टार्स के अंदर स्टार्स के इस परमाणु प्रतिनिधित्व न केवल उन्हें चमकते हैं बल्कि नए रासायनिक तत्व भी बनाते हैं। हमारा सूर्य एक नाभिक रिएक्टर है जो हर दूसरे में 400 मिलियन टन हाइड्रोजन को बदल देता है। यह नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया सूर्य के अंदर 40 मिलियन डिग्री के तापमान पर होती है। सूर्य से प्रकाश 1 लाख साल तक फोटोन की यात्रा, इस ऊर्जा को हम सूर्य के शीर्ष से प्राप्त करते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। न्यूट्रिनो जो नाभिकीय फ्यूज प्रतिक्रिया के दौरान बनाई गई है, सूर्य का एक और चमत्कार है। यह कण मैटर के लिए लगभग ट्रांसपारेंट है और सूरज के अंदर से सीधे चला जाता है। 1 अरब न्यूट्रिनोस में हमारे शरीर के अंदर से गुजरता है बिना हमें कुछ महसूस होता है, लेकिन सौर न्यूट्रिनो की कमी अभी भी एक बेचैन मालकिन है। कार्ल सगन कहते हैं कि एक स्टार अपने जीवन हाइड्रोजन को फ्यूज करता है। हीलियम जब यह एक हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तब वह हीलियम को संलयन करके कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है।
सूर्य जैसे सितारे अपने जीवन के अंत में लाल संयुक्त हो जाते हैं, इतना बड़ा कि पारा और शरापरक निगल रहे हैं। शायद यह अर्थ इसके अंदर भी जाता है जब यह संलयन प्रतिक्रिया को रोकता है। स्टार हटना एक सफेद दुआ है, एक छोटा सा शरीर जो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सूर्य से 2 या 3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले बड़े सितारों को सुपरनोवा या एक्सफोलिएशन के रूप में समाप्त किया जाता है, नए तत्वों को बनाते हैं। जो लोग इंटरस्टेलर बादलों में फैले हुए हैं, नए स्टार्स और प्लैनेट्स के अंत में भी 5 से 6 अरब साल बचे हैं, लेकिन एक दिन सूरज के अंदर मिलने का फैसला किया जाता है। शायद मानव सभ्यता या तो मार्स, यूरोपा और टाइटन में जाएगी या एक नए स्टार सिस्टम में एक नई दुनिया की तलाश करेंगे। जब हम रात के आकाश में सितारे देखते हैं तो वह दूर के परमाणु फ्यूजन का चमत्कार है। हर सितारा अपने जीवन और मृत्यु के बीच यात्रा की कहानी है और शायद एक दिन हम उसी सितारे को जाते हैं। यह कहानी हमारी आंखों से है। सूर्य जैसे सितारे अपने जीवन के अंत में रेड जायंट बन जाते हैं और फिर व्हाइट दुला में बदल जाते हैं। बड़े सितारे जो सूर्य से अधिक हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोइटेशन के बाद न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स बनाते हैं। सुपरनोवा में कई स्टार्स को मैटर स्पेस में फेंक दिया जाता है, जो नए तत्वों को बनाता है। ये तत्व नए सितारे और ग्रह बनाने में फिर से काम करते हैं। हम सब कुछ स्टार्च से बना रहे हैं। हमारे डीएनए में कार्बन, हमारे रक्त में लोहा और हमारे आसपास के वातावरण में इस सभी तत्वों में लोहा है। ब्लैक होल एक रहस्यमय है फिनोमिना, एक बहुत ही सीमेंट सितारा है जो अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है। न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के अंदर का हिस्सा एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां गुरुत्व इतना है कि कुछ भी रोशनी वहां से बाहर नहीं जा सकती है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को विकृत करता है, जिसके कारण हम उन्हें सीधे नहीं देखते हैं। जब हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लाइट स्पीड एक विशेष सापेक्षता के अनुसार कॉस्मिक स्पीड लिमिट तेजी से हम प्रकाश के करीब यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम समय पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रकाश की तुलना में तेज नहीं जा सकते। यह आज हमारे ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए आवश्यक है। कार्ल सागन कहते हैं कि हमारी दुनिया और यूनिवर्स का गहरा संबंध है। स्टार्स का जीवन हमारे जीवन को उनकी मृत्यु और उनके द्वारा बनाए गए तत्वों के रूप में संभालता है। अंतरिक्ष और समय का यह अनूठा संबंध हमें अपने स्थान को समझने में मदद करता है। हमारे भविष्य अन्वेषण और खोज के साथ हम ब्रह्मांड को गहराई से समझते हैं और शायद एक दिन हम स्टार्स के लिए जाते हैं। अध्याय 10 फरबित पहली घटना का एज बिग बैंग हुआ। यह शुरुआत थी कि हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ। सभी पदार्थ और ऊर्जा एक ब्रह्मांडीय थे, जैसे कि सुमित एक गणितीय डॉट में जो किसी भी आयाम के बिना था। यह मैटर और एनर्जी यूनिवर्स के कोने में नहीं था, लेकिन पूरे यूनिवर्स एक छोटी जगह पर था। उस समय घटनाओं के लिए कोई और स्थान नहीं था। एक बड़े विस्फोट के साथ यह उन यूनिवर्स का विस्तार करना शुरू कर दिया जो अब तक चल रहा है। इस निष्कासन को समझने के लिए डिस्टिंक्टिंग बबल के बारे में सोचना गलत होगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं था। अंदर से एक कपड़े के रूप में देखा जा सकता है जो समान रूप से सभी दिशाओं में फैलता है, क्योंकि अंतरिक्ष में खर्च किए गए मैटर और ऊर्जा को तेजी से ठंडा करने वाले कॉस्मिक फायर बॉल के विकिरण के साथ खर्च किया गया था, जो उस समय था और आज भी यूनिवर्स में ठंडा हो गया और गामा री से अवरक्त और रेडियो तरंगों तक पहुंच गया। यह विकिरण आज रेडियो दूरबीनों द्वारा ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा सकता है। 1 अरब साल बाद बिग बैंग मैटर के कुछ पाउंड बन गए, क्योंकि इन लैमों की गुरुत्वाकर्षण और गैस को बढ़ाया जाना शुरू हो गया। यह प्रिमलिस्तबक्स और आइस स्केट्स के लिए काम किया और यह आकाशगंगा के लिए आने शुरू कर दिया। आकाशगंगा के अंदर छोटे बादल भी गुरुत्वाकर्षण कोलेक्स थे। कोलेनक्स इतना इरादा था कि थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया उच्च तापमान के कारण शुरू हुई
और पहले सितारे चालू हो गए। यह नया सितारा सुपरनोवा में एक्सप्लोड्स इंटरस्टेलर गैस में छोड़ दिया गया। यह तत्व नए सितारे और प्लेनेट के जन्म के लिए ईंधन बन गया। आकाशगंगा ब्रह्मांड के आज क्लस्टर कुछ समूहों को भरने के लिए हमारे स्थानीय समूह जैसे आकाशगंगाओं की एक छोटी संख्या रखते हैं। हजारों आकाशगंगाओं के साथ वग्गू क्लस्टर जैसे कुछ क्लस्टर एक साथ क्रिम्प्त हैं। प्रत्येक आकाशगंगा एक अलग कहानी के साथ बनाया जाता है। सर्पिल एलिप्टिक्स और अनियमित। कुछ आकाशगंगाओं में गुरुत्वाकर्षण कांस्य होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। गैलेक्टिक टकराव एक अलग कहानी सुनता है जब आकाशगंगा तब उन गैस और धूल को मिलाती है। सितारों पर एक दूसरे से गुजरते हैं। यह टकराव आकाशगंगा को विकृत करता है और रिंग आकाशगंगा जैसे नए पैटर्न बनाते हैं जो एक छींटे की तरह लगता है। यह सभी अस्थायी प्रत्येक आकाशगंगा पर है। एक तरल संरचना है जो स्वचालित रूप से विकसित होती है। क्वाज़ार जो अरब वर्षीय आकाशगंगा है। यूनिवर्स में चमकदार और बैंगनी वस्तुएं होती हैं। यह आकाशगंगा के दौरान बड़े पैमाने पर काले होल के कारण होता है जो धूल और गैस को संयोजित करता है। क्वार्ट्ज की ब्राइटनेस ऐसा इरादे है कि यह 1000 सुपरनोवा के बराबर लगता है। यह विस्फोट पूरे आकाशगंगा और उनके प्लेनेट को नष्ट कर देता है। यह हमें दिखाता है कि यूनिवर्स में जीवन और विनाश का एक साथ होना। इसकी कोर से एक अजीब बात मिल्की वे दो विशाल हाइड्रोजन है क्लाउड बेदखलदार हैं। यह गैलेक्टिक केंद्र एक स्ट्रैंग गामा रे स्रोत है जो एक छिपे हुए काले छेद के रूप में इंगित करता है। आकाशगंगा के अंदर की गति एक बार एक सुंदर और कॉम्पैक्शन वर्ष में आती है और सर्पिलर नए स्टार्स के जन्म के लिए मंच बनाते हैं। हर आकाशगंगा एक गतिशील और जीवित प्रणाली है। स्टार्स अपने जीवन चक्र में नए तत्व बनाते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। यह तत्व नए सितारों और प्लेनेट बनाते हैं और कभी कभी जीवन को भी संभालते हैं और यह आकाशगंगा भी एक दिन खत्म हो जाती है। उनकी ऊर्जा को विकृत या समाप्त कर देता है और फीका कर देता है। कॉस्मस सौंदर्य का समन्वय है और मामला हमें निर्माण और विनाश के चक्र को समझने का मौका देता है। हमारे जैसे छोटे जीवों के लिए ब्रह्मांड का एक पैमाने और जटिलता है। सूर्य और उसके प्लेनेट दूधिया वे आकाशगंगा के अंदर हर 250 मिलियन वर्षों में एक बार घूमते हैं। नए सितारों का जन्म सर्पिल आर्म्स के अंदर होता है, लेकिन मध्यम आयु के सितारों जैसे सन इन आर्म्स के बीच में होते हैं। हमारे सूर्य इस समय सर्पिल हथियारों के बीच एक शांत स्थान पर है। इतिहास में यह सर्पिल आर्म्स के अंदर जा रहा है जब यह सर्पिल आर्म के माध्यम से गुजर रहा है। इंटरस्टेलर क्लाउड्स और धूल बहुत ज्यादा सामना करते हैं। यह शायद हमारे पृथ्वी के आईसी जैस का कारण हो सकता है। डब्ल्यू नीपी और रस क्लब भी मानते हैं कि कुछ मास और एस्टेरॉइड्स जैसे फ्यूबॉस और कुछ कमेट्स इंटरस्टेलर स्पेस से आए हैं और सन ने उन्हें सर्पिल आर्म्स के अंदर जाने के दौरान कब्जा कर लिया है। इस बात की पुष्टि मैग्नीशियम आइसोटोप के परीक्षण के साथ की जा सकती है जो इन वस्तुओं के स्टार सिस्टम के मूल को बता सकता है। ध्वनि और लाइट वेव्स के डॉपलर प्रभाव हमसे बहुत कुछ समझने के लिए एक तेज कार के सिंह को सुनने पर, क्योंकि यह अपनी पीठ बदल जाता है। आकाशगंगा के प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल स्थानांतरित या नीले रंग में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि कोई आकाशगंगा हमसे दूर चल रही है तो उनका प्रकाश स्पेक्ट्रम लाल बदलाव और नीले रंग में स्थानांतरित हो जाएगा यदि पास आ रहा है। यह डोपलर प्रभाव बिग बैंग थिकर के लिए एक ठोस आधार बनाता है जो यूनिवर्स विस्तार को बताता है। एडविन हबल और मिल्टन ह्यूमसन ने डिस्ट गैलेक्सी के स्पिटल लाइंस को देखा और उनकी रेड शिफ्ट की अध्यक्षता की। उन्होंने देखा कि जब तक गैलेक्सी है उनका लाल बदलाव डिस्कवरी यह समझने में मदद करता है कि विश्वविद्यालय का एक सेशन यूनिफॉर्म हबल और ह्यूमस का अनुसंधान है। यह पता चला कि गैलेक्सी का रेड शिफ्ट उनके छूट का कारण है।
यूनिवर्स ने एक बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू किया और तब से ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण से विस्तार किया गया है, जो हर दिशा से आता है कि बिग बैंग एक सही सोच है। यह विकिरण अब शांत है, लेकिन इसकी परामर्श एक समीक्षक और समान उत्पत्ति के बारे में बात करती है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड अनंत चक्र से गुजरता है, निर्माण और विनाश के बीच कभी कभी चलने वाली कहानी है। बिग बैंग थियरी का समर्थन करता है कि यूनिवर्स शायद एक पुरानी कॉस्मो के विनाश के बाद एक बिग बैंग के साथ एक ऑसिट चक्र में है। हर चक्र नए लॉज और नए पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे बुद्धिमानी बनने के लिए एक स्थानिक समन्वय है। यदि ब्रह्मांड असित है तो अनुबंध के बाद निष्कासन होता है। कुछ मनोचिकित्सकों को लगता है कि संकुचन का समय उल्टा हो जाएगा और घटनाओं का अनुक्रम झील में पहली बार वापस आने के रूप में बदल दिया जाएगा। विचार को समझना मुश्किल है और फिर पत्थर फेंक दिया जाएगा, लेकिन यह भी अपनी सकारात्मकता का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिग बैंग और ओसिट यूनिवर्स का सिद्धांत घेरा और माल्किन का एक अजीब मिश्रण देता है। क्या यूनिवर्स को खर्च किया जाता है और ठंडा हो जाता है, या ओसिट और नई साइकिल में जाता है? हमें अपना समय पूरा करना होगा। कॉस्मस की यह यात्रा न सिर्फ समझने के लिए बल्कि सीखने और पता लगाने का अवसर देती है। यदि यह सही है तो हम एक अनंत और जटिलता पूछने और उनके जवाब खोजने के लिए प्रेरित होंगे। अंतरिक्ष के किनारे खड़े हो जाओ। हम सिर्फ एक छोटी छलांग मारकर एक नई दुनिया की तलाश शुरू कर सकते हैं। अध्याय 11 स्मृति की परसिस। मान लीजिए कि हम सभी महासागर में रहते हैं, जहां सबसे बड़ा और समझदार प्राणी अच्छी तरह से है। उनके पास बहुत समय है, उनके पास बहुत सारे आकार हैं, कभी कभी 30 मीटर लंबाई और 150 टन वजन, और एक दूसरे से आवाज करने के लिए बात करते हैं। शायद हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि यह व्हेल्स एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं। पहले महासागर में शायद पूरी दुनिया के लिए एक आवाज होगी, लेकिन फिर मनुष्यों में पनडुब्बी होती है और उनके बीच का रास्ता औद्योगिक शोर से खराब हो जाता है। अब यह शायद कुछ हजार किलोमीटर है। व्हेल्स के लिए एक और बड़ा म्यूट है। मनुष्यों द्वारा उनके शिकार उनके शरीर के हिस्से से लिपस्टिक या औद्योगिक तेल बनाते हैं। जापान अभी भी नॉर्वे और सोवियत संघ जैसे देशों के कारण शिकार है। यदि हम वाकई दूर के सितारों और एलियंस से संपर्क करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने आप को पृथ्वी के संवेदनशील प्राणियों के साथ संवाद करना सीखना होगा। हर व्यक्ति अपने जीन और मन से हर जीव को सीखता है। जीन्स में रहने के तरीके लिखे जब यह सांस लेने का समय है, या कैसे भोजन को पचाने के लिए, लेकिन मस्तिष्क से वह एक दूसरे से गाने साझा करते हैं। परिवार मस्तिष्क का पालन करके नए तरीकों को पहचानते हैं और सीखते हैं। जीन्स डीएनए से बने होते हैं, जिसमें केवल 4 वर्णमालाओं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। वायरस में सिर्फ 10,000 बिट हैं, जैसा कि बैक्टीरिया की जीन्स लगभग 1 मिलियन बिट्स या 100 पृष्ठों के बराबर होती है। इसका मतलब है फिर अमीबा 400 मिलियन बिट्स का उपयोग करता है। इसका मतलब 80 मोटी किताबें जितना कि यह हमें दिखाता है, चाहे वह मानव हो या अच्छी तरह से जीन्स की एक बड़ी पुस्तकालय और दिमाग की लाइब्रेरी है। इस पुस्तकालय के कारण हम सभी जीवित सीखते हैं और हमारे गाने गाते हैं। चाहे हम जमीन के समुद्र के किनारे या समझ हो, हमें इन सभी पुस्तकालयों को फिर से देखना होगा और उन्हें बेहतर ढंग से समझना होगा। मानव या व्हेल के जीन्स में लगभग 5 बिलियन बिट की जानकारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के नाभिक में एक पूर्ण पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय हमें बनाने के लिए निर्देश रखता है। हर बार एक सेल विभाजन होता है। इस उदाहरण में कॉम्पैक्ट कॉपी में एक लीवर होता है। बिक्री को पता है कि बोनस कैसे बनाया जाए, और यह आनुवंशिक पुस्तकालय हड्डी कोशिका का लाभ उठाने का काम है। हमारे शरीर के हर काम को समझना और चलाना। एप्पल भोजन लगभग एक जादू की तरह है।
यदि हमें अपने एंजाइमों को स्वयं बनाना है तो हम शायद भूखे हैं जिन्होंने कानों के अरबों में एंजाइमों और रासायनिक चरणों को पूरा किया है। यह डीएनए की अद्भुत है। हमारे पास बैक्टीरिया हैं और वेल्स हमारे जिन्स में कुछ सामान्य पृष्ठ हैं जो उनके साझा विकासात्मक इतिहास को दिखाते हैं। जीनस के उदाहरण कभी पूर्ण नहीं होते, इसलिए मस्तिष्क का विकास हुआ। ब्रेन हर वातावरण को समझने में मदद करता है और नई चुनौती का समाधान ढूंढता है। हमारा ब्रेन 3 परतों में विकसित हुआ है। सबसे पुराना ब्रेन स्टेम तबाह कॉम्प्लेक्शन और तैतनीज और फिर से मलबे कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है जो सोचने और समझने के लिए काम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह अंतर्ज्ञान और विश्लेषण का घर है। हमारी सोच और सभ्यता की उत्पत्ति। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सूक्ष्म स्विचन कोशिकाएं लगभग 100 बिलियन हैं। 100 ट्रिलियन होने वाले न्यूरॉन्स के कनेक्शन हमारी यादें और सोच बनाते हैं। यह तंत्रिका नेटवर्क एक नृत्य पैटर्न की तरह काम करता है। जैसे चार्ल्स सेरिन ने कार्ल सागन को अलग कर दिया था, कहते हैं कि मस्तिष्क की सूचना सामग्री 20 मिलियन पुस्तकों के बराबर है। इसके विभिन्न सीके अलग अलग कार्यों जैसे भाषा प्रसंस्करण या मेमोरी स्टोरेज मेमोरी रेडंडेंस अलग अलग स्थानों पर स्टोर किए गए हैं। हमारे विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमता के बीच एक लगातार संवाद है जो कॉर्पस कालोसम से होता है। हमारे बेंस में हमारे जीनस से 10,000 गुना अधिक जानकारी है। जीनस से हमारा मूल अस्तित्व। इंस्टिंक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर आते हैं। हमें आत्म जागरूकता और चाव की स्वतंत्रता देता है। हम अपने दिमाग में क्या करते हैं और हम क्या सीखते हैं वह खुद की जिम्मेदारी है। आइडल्स जैसे शहर मस्तिष्क के विकास के समान हैं। हर परत पुराने परत के लिए बनाई गई एक नए समारोह पर काम करती है। शहरों में नए पुलों या सुरंगों को बनाने के लिए पुराने स्थानों तक पहुंच है। ब्रेन की परतों का विकास भी उसी प्रमुख पर है। पुराने सिस्टम नए काम करते समय चलता है। हमने जिन्स और बंस की सीमाओं के बाद पुस्तकालयों का निर्माण किया। टाइम ट्रेवल जैसे पत्तियां काम करती हैं। राइटिंग मानवों का सबसे बड़ा आविष्कार है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। पुस्तकों की खोज और पढ़ने के लिए बनी पुस्तकालय हमारे इंटरैक्टिव ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर किताबें नहीं हैं तो हम अपने आगंतुकों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। पुस्तकालय हमें नए विचारों और प्रेरणा देता है। समाज की प्रगति को अपने पुस्तकालयों के स्वास्थ्य द्वारा न्याय किया जाता है। हमारे जीन्स हमारे मस्तिष्क और विभिन्न तरीकों से हमारे पुस्तकालय हैं। वाजोर अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड एक नई स्मृति है जो अरब लोगों तक जीवित रहेगी। यह रिकॉर्ड एक संदेश है जो हमें अपने भविष्य और विदेशी सभ्यता से जोड़ता है। टेलीविजन संकेत है कि हमने अंतरिक्ष में भेजा है। विदेशी लोगों के लिए हमारी पहचान बन सकती है। शायद वे हमारे व्यावसायिक शो और अन्य अजीब और समझने के लिए मुश्किल की कहानियां पाएंगे। फिर भी हमने वाजर अंतरिक्ष यान के माध्यम से एक सुंदर और खूबसूरत संदेश भेजा है जो हमारी मानवता को फिर से पेश करता है। हमारा मस्तिष्क और हमारी तकनीक हमें नए विचारों और समाज के बारे में महसूस करेगी। यदि विदेशियों हमारे संकेतों को सुनते हैं तो हमें कनेक्ट करने का मौका मिलता है। शायद वह हमारे विकास और भास में रुचि रखता है। वह यह समझना चाहूँगा कि हम कैसे सोचते हैं और हम क्या जानते हैं। हमें अपनी दुनिया को पूरी दुनिया को ग्रेड करके गैलेक्टिक सभ्यता का हिस्सा बनने के लिए तैयार करना चाहिए। अध्याय 12 एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका। हमने अब तक 4 अंतरिक्ष यान सितारे भेजे हैं। पयनी 10 पयनी 11 वाज़ 2 कहते हैं कि अगर कई सितारे और प्लेनेट हैं तो हम कैसे अकेले हो सकते हैं। संभवतः कई पर बुद्धिमान। यदि आपके पास सभ्यता है तो आपको यह पता लगाना होगा कि क्या होगा। शायद हमें अभी तक कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। यूएफओ स्टोरीज और एस्ट्रोनॉट्स जैसी चीजें हैं, लेकिन अगर कोई अग्रिम सभ्यता आ रही है तो उनकी तकनीक हमारे आगे चली जाएगी। हम उनमें से कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे।
दूसरा मौका है कि हम अपने रेडियो संकेत मिलता है, एक विस्तार संदेश जिसे हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे हमें बता देंगे कि कैसे प्राणी हैं, वे क्या सोचते हैं। गैलेक्टिक इंटरेक्शन हमें बहुत लाभ देगा और साथ ही यह साबित करेगा कि कोई सभ्यता अपने आप को बर्बाद किए बिना लंबे समय तक रहने में सक्षम नहीं होगी। कार्ल सागन कहते हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि विज्ञान और गणित एक ही स्थान है जो सभ्यता को आगे बढ़ाता है। भौतिकी, रसायन, विज्ञान और गणित के समान होगा। यदि वह हमसे बात करता है तो यह भाषा सबसे आसान होगी। प्राकृतिक लॉज यूनिवर्सल है और रेडियो एक आम उपकरण हो सकता है। यदि उनके वास्तविक संकेत अधिक कॉम्पैक्ट तकनीक से हैं, तो सभ्यता कितनी हो सकती है? इसके लिए हम ड्रेक इक्विपमेंट जैसे सूत्र सोचते हैं। सबसे पहले हम गणना करते हैं कि कितने तारे हैं, उनमें से कितने प्लेनेट में प्लेनेट होंगे, कितने जीवन प्लेनेट में उपयुक्त होगा, उनमें से कितने बुद्धि के लिए लाइफ से आएंगे और कितने सभ्यता प्रौद्योगिकी तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हम इसे बहुत सारे प्लेनेट पर जीवन में कई परिसंपत्तियों को जोड़कर समझ सकते हैं। हमारे पास रेडियो सभ्यता कितनी होगी? यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सभी उन्नत समाज खुद को समाप्त करते हैं। शायद हम अकेले हैं। अगर ऐसी कुछ समाजें हैं जो साराविव, जब हम आगे जाते हैं तो वे बहुत कुछ गिन सकते हैं, फिर हम उनमें से एक संकेत पा सकते हैं। यदि हम अपने सभी गैलेक्टिक पड़ोसियों से संपर्क करने में सक्षम थे तो हम जानते होंगे कि हम अकेले नहीं हैं। संपर्क का दूसरा संस्करण यहाँ है, लेकिन हमें लगता है कि अगर यह 200 प्रकाश कान है तो उन्हें 200 साल की जरूरत है। प्रकाश की गति धीमी और देर हो जाएगी। वे पहले कहीं और पहुँच गए हैं, या कोई और हमें उत्थान से नहीं मिल सकता है, या लोग हमें देख रहे हैं। शायद हम उन्हें उनके कोई हस्तक्षेप के कारण नहीं देखते। इससे पहले कि हम अपने इतिहास में देख सकते हैं, जब उन्नत सभ्यता कम उन्नत हो जाती है, जैसे स्पेन ने एस्टेक को एक साथ नष्ट कर दिया है, या फ्रांस ने लिंटम को बहुत बार आगे की ओर बढ़ाया है, लेकिन यह हो सकता है कि विदेशी लोगों में ऐसी कोई राजनीतिक या लालची सोच नहीं हो सकती है। वह मानव की तुलना में अधिक आभारी हो सकता है, या उस पर उसकी दृष्टि हम बच्चे हैं जो उनके साथ आने लायक नहीं हैं। फिर रेडियो तरंग से संपर्क करना अधिक संभव है क्योंकि यह कम महंगी तकनीक है। प्रकाश की गति बढ़ रही है और पूरी आकाशगंगा यहाँ से 200 साल दूर स्टार से एक टीवी शो के माध्यम से पारित कर सकते हैं। 200 साल तक पहुँच जाएगा। शायद हमारे कार्टून, समाचार और विज्ञापन को देखकर उसका उपयोग करने के लिए कोई अग्रिम पकवान नहीं है। वह हमारे बारे में बहुत कुछ समझ सकता है। कार्ल सागन कहते हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि यदि संदेश कभी विज्ञान और गणित आए हैं तो उसे डिकोड करना मुश्किल नहीं होगा। शगन कहते हैं कि जब हम खोज रेडियो दूरबीन बनाने में पैसे पाते हैं तो शुरू करना मुश्किल है और सरकारों को मना करना भी मुश्किल है, लेकिन अगर हम करते हैं और हम करते हैं, हम समझते हैं कि हम अकेले तकनीकी सभ्यता या बहुत सारे रियरिंग हैं, और यदि मिले तो हम हर समय बदल देंगे। जब वे जानते हैं कि उन्होंने अपना संदेश बनाया है क्योंकि वे जानते हैं कि हम रेडियो का उपयोग करेंगे। उनके पास अधिक उन्नत विधियां हैं, लेकिन वे समझते हैं कि हम रेडियो से मिलेंगे। एक दिन अगर हम स्पष्ट कृत्रिम भेज देंगे, शायद ये भविष्य गैलेक्टिक समुदाय का हिस्सा हो सकता है। हम अपने आगंतुकों के लिए आने के लिए शतक लेते हैं, लेकिन यह एकमात्र प्रेरणादायक है कि हम एक पुरानी सभ्यता के साथ ज्ञान साझा करेंगे कि हमने पृथ्वी पिथागोर के समय के लिए अध्याय 13 ह्यूस्पाइक्स के बारे में कभी नहीं सोचा है। NEMS ने पूछा कि मैं सितारों को क्यों नहीं जगूंगा जब आप हमेशा मौत या दास्ता से डरते हैं। यह सवाल अभी भी हम में से कई को बताता है। हम एक छोटी दुनिया पर रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें ऊपर के सितारों तक हैं। एक कहानी में सूर्य का देवता बोलता है कि मैं हर किसी की गर्मी पर प्रकाश डालता हूँ, मुझे पूरे दिन स्पिन करने के लिए, ताकि हर कोई समझ सके
शायद वही संदेश हम सभी पर लागू होता है जो हम अपनी भूमि और हर जीव की देखभाल करते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले ही कॉस्मस की खोज की है। शगन कहते हैं कि अनंत काल के लिए लोगों को लगता है कि अर्थ सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे हम समझते हैं कि हमारे पास इस बड़े ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। अर्थ प्रकाश का एक छोटा बिंदु है। इस वाट ब्रह्मांड में जब हम उन्हें दूर से देखते हैं तो सीमाएं खुद को अलग पहचान लेती हैं। फिर भी हम नाभिक लगते हैं, फिर भी हम नाभिक होते हैं। हम रेन बनाने जा रहे हैं और हम हर क्षण जोखिम में हैं। जब हम HD मेल्स की तरह इग्नोर पीपल में रहना चाहते हैं ने कहा कि हम सभी शुरुआत में हैं। हमें कितना करना है अगर हम कभी भी उसी तरह से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। यदि हम युद्ध को छोड़कर हर किसी के लिए एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करेंगे तो हम कज़न्स का पता लगाने में भी सक्षम होंगे। हमें न्यूक्लियर बम और मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? यदि हम सोचते हैं तो यह सब ह्यूमस के मन का कारण है। उसी तकनीक से हम अंतरिक्ष यान या वार हेड्स दोनों बना सकते हैं। यदि हम लड़ते हैं, हम प्लेनेट पर जा सकते हैं, या यदि हम भौतिकवादी LF रिचर्डसन को खोजने के लिए उपयोग करते हैं तो सितारों को संकेत भेज सकते हैं। उनका आरेख सोचता है कि युद्ध जितना कम होता है, परमाणु हथियार सभी को उलट सकते हैं, क्योंकि एक ही बड़ा युद्ध हर किसी को मिटा देगा। उन्होंने दिखाया कि यह मास मर्डर का सिर्फ एक बड़ा संस्करण है। इसका मतलब है कि केवल युद्ध में स्केल फंडामेंटल लॉजिक में बढ़ता है। भले ही हम बहुत जानते हों, यहाँ तक कि आपसी में भी यदि आप लड़ रहे हैं तो हमारा खंडहर यह सुनिश्चित करता है कि जब सागन आत्नुहाफ वैज्ञानिक कहते हैं और IS दुनिया भर में सेना के लिए काम कर रहे हैं, यदि हम इस तरह के हैं तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रहा है। हम अनदेखी होंगे, लेकिन जब तक हम कभी किसी भी क्रोध या हमारी दुनिया के किसी भी धुंध को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी सोच को समझने की जरूरत है। बदले में सभी देश जो अर्थ का सबसे बड़ा काम है, हर किसी की सुरक्षा से लाभ यह नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। आप आइंस्टीन को खत्म कर देंगे ने कहा कि यदि युद्ध या भय से बचना है तो मौलिक परिवर्तन लाना चाहिए। हमारे पास एक प्राचीन हिस्सा है पर कंप्लीमेंट कॉर्टेक्स बनाया गया है जो क्षेत्र और कल्पना को सीख सकता है। बच्चों को प्यार मिलेगा, उनके पास कम क्रोध या हिंसा होगी। यह अध्ययन दर्शाता है कि हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हम अपनी निष्ठा को नियंत्रित करते हैं और आपकी बुद्धि को बरकरार रखते हैं। विज्ञान अब तक हमारे दिमाग का सबसे अच्छा उपकरण है। यह बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आत्माभिनय है। हमारे पास यूनिवर्स के समान है। समझने का तरीका जीवन के सभी अवधारणाओं पर लागू किया जा सकता है। कोई गुप्त सत्य सब अमान परीक्षण करना चाहिए। यदि तथ्य के साथ कोई संपर्क किया जाता है तो इसे हटा दिया जाना चाहिए। हम स्टार सामान हैं जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय में अलेक्जेंड्रिया का सबसे अच्छा पुस्तकालय था। सभी सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन वे कभी सामाजिक कोश पर ध्वनि नहीं थे। इन्वेंटरी साइंस वहां से गायब हो गया। पुस्तकालय को जला दिया गया और कई ज्ञान प्रवाहित हुए। हमें इस गलती को फिर से नहीं करना चाहिए। ज्ञान एक हैक और ज्ञान सिर्फ स्वागत है, सब कुछ नहीं, बल्कि सभी के बेहतर जीवन के लिए। 4.6 बिलियन वर्षों के अर्थ में लाइफ आई के बहुत सारे चमत्कार हैं। हमारे पास सभी विकास के वंशज हैं। अब हम रॉकेट, रेडी और कंप्यूटर से अंतरिक्ष में जा सकते हैं। यदि हम अर्थ को एक साथ बचा सकते हैं तो हम एक दिन को कोस्मो में हमारे चरणों को जमा कर सकते हैं। संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो वर्दी दिखता है। डिफॉल्ट समाज अभी भी एक साझा गंतव्य है। हमें हर किसी को पीछे हटना पड़ता है। यदि हम इसे देखेंगे तो सभी कोसनेस बिल्कुल गलत कदम है। हम सभी ब्रह्मांडीय भविष्य का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम वैश्विक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। क्रिसमस के दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि हम उसी जाति का हिस्सा हैं और हमारी रक्षा केवल तभी संभव है
जब हम अपनी दुनिया को एक साथ सुरक्षित करेंगे। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए जो अन्वेषण, शर्त और उत्तरजीविता पर आधारित है। कार्ल सगन कहते हैं कि हम स्टार्स के स्टार सामान हैं। हम पृथ्वी के रक्षक हैं और अगर हम खुद के लिए नहीं हैं तो हमें कॉस्मस के लिए हमारे अस्तित्व को बचाओ। एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य सिर्फ उत्तरजीवी नहीं है। फूलों का रास्ता आज के लिए भी दिखाता है कि फिर हम आपको एक नए एपिसोड में एक नए विषय के लिए धन्यवाद देंगे।